देखो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इनका जो ओरिजिन है वो ओरिजिन पॉइंट एक्चुअली यूएन ही है। यूएन क्यों है? क्योंकि मतलब दुनिया भर की सरकारें ग्लोबल इश्यूज पे आकर साथ में बैठ पाएँ, ये सिर्फ यूएन ने पॉसिबल कराता है ना। यूएन कब बना? बताओ। हाँ, कब, कौन से ईयर में? इसको हटा दो यार, उस रूम में रख दो। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कब? 1945 ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस याद है क्या चीज़ है? 1944 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, इसको ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। यहाँ पे ब्रेटन वुड ट्विंस बने थे। ब्रेटन वुड ट्विंस कौन से? IMF एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक लोन देने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और ये कंट्रीज़ को फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाने के लिए, कि ये जैसे जर्मनी जैसी सिचुएशन दोबारा ना आ जाए। कि वहाँ वर्ल्ड वॉर 2 का कॉन्टेक्स्ट क्या था? हाइपर इन्फ्लेशन हो गई थी, है ना, ग्रेट डिप्रेशन आया था, वो सारी चीज़ें ना आए, है ना। तो ये बनाया गया, और फिर दुनिया के जितने भी मसले हैं वो साथ में बैठ के सॉल्व हो पाएँ, उसके लिए ये बनाया गया, है ना। लेकिन इसका जो कॉन्टेक्स्ट था ये था प्योरली पॉलिटिकल, है ना। कुछ टाइम बाद हमें ये समझ में आने लगा, और इसके बाद अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हमने 20 साल तक देखी मिनिमम, ठीक है। 65 तक ऐसी ग्रोथ थी दुनिया ने नहीं देखी, ठीक है। बूम ईयर्स कहते हैं इसको, ठीक है। 68 तक, 70s तक आते आते, 1970s तक आते आते हमें देखने लगा कि नहीं, ये जो अनलिमिटेड ग्रोथ है अनलिमिटेड नहीं है। कुछ तो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, हम कुछ तो एनवायरनमेंट को छोड़ दे रहे हैं, है ना, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस एनवायरनमेंट पर कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ 2-3 चीज़ें निकल कर आती हैं। जैसे 1968 में एक क्या कहते हैं, क्लब ऑफ रोम 1968 का था ना, क्लब ऑफ रोम बनता है, ठीक है। यहाँ पे बैठ के ये डिस्कस करते हैं कि हमारे लिमिट्स टू ग्रोथ क्या है। 1970s में, 1972 74 में, 72 में एक रिपोर्ट आती है 1972 में, लिमिट्स टू ग्रोथ, ठीक है। एक रिपोर्ट आती है 1974 में, ये सब यूएन के मेंबर्स के पास जा रही थी, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं लिखा है तो बेटर है कि आप अपनी नोटबुक्स निकाल लो, वहाँ पे लोग लिख लो। क्या आप अपनी पुरानी नोटबुक्स हैं जिसमें पहले एनवायरनमेंट पढ़ा था? नहीं, वहाँ पे ये लिखा होगा, लिख लिया था, है ना। बेहतर है इन नोट्स में कहीं पे नोट कर लो, एक आध पन्ना बना लो, है ना। हाँ, मे बी इसमें आप पन्ना ऐड कर देना, या बाद में ऐसे नोट कर लो, या वहाँ पे कर लेना। बेहतर होता अगर आप वो वाले नोट्स लाते ना तो मर्जिंग हो जाती, है ना। इनफैक्ट जब आप कर ही रहे हो तो इसको रिवीजन की तरह लो ना, तो उस वाले नोट्स को रखना ही चाहिए साथ में। रिवीजन हमेशा उसी मटेरियल का होना चाहिए जो पुरानी चीज़ है ना। यहाँ पे 1974 में एक शूमेकर करके एक बंदा था, उसने, पॉल शूमेकर था क्या था, शूमेकर ही लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल करके एक किताब लिखी थी, ठीक है। इन सारे आइडियाज़ को लेकर और एकदम से तहलका मचा दिया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ नई चीज़ें आ रही थी। यहाँ जो भी हमने डेवलपमेंट करी थी इसके कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमें दिखाई दे रहे थे। क्या? एक तो था पॉल्यूशन, ठीक है। किसी को नहीं पता था क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की सिर्फ हिंट्स आई थी, हाँ, हल्की फुल्की हिंट आई थी एंटार्क्टिका में कि हाँ क्या कहते हैं, यूवी रेडिएशन ज़्यादा हो गई और ये सब। मिनिमलिज्म का कॉन्सेप्ट यहीं से आया है। हाँ, यहाँ से, ठीक है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, मिनिमलिज्म का कॉन्सेप्ट तो हमेशा रहा है, इसने बस यहाँ पे पिक कर लिया, हाँ, ग्रोथ के टर्म्स में ले लिया बस, ठीक है। ये स्मॉल इज ब्यूटीफुल एक किताब थी, और इसमें पूरी जो स्टडी थी ना इकोनॉमी की, ए स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज एफ पीपल मैटर्ड, ठीक है, इस टाइप का नाम था, ठीक है। यहाँ पे पोल्यूशन था, और ये बड़ी ही जो ग्रोथ थी ना, बड़ी ही स्क्यूड ग्रोथ थी। ये दो प्रॉब्लम्स से ये जूझ रहे थे, स्क्यूड ग्रोथ, है ना, इन प्रॉब्लम से हम जूझ रहे थे। तो ये हमारी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हम ये सारी चीज़ें कर रहे थे, ठीक है। अब
ये आइडियाज़ जैसे जैसे पॉपुलर हो रहे थे, याद करो कि 1970s में हमने अपने इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड DPSP में या फिर ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ये डाल दिया था ना, इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें। हम अपना ये क्या कहते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट आए थे, है ना, 1976 में। तो ये क्या था, ये दुनिया भर में इन्वायरमेंटलिज्म का एक कॉन्टेक्स्ट चल रहा था कि नहीं। हाँ, एक और चीज़ कि हम कितनी तेज़ी से बायोडाइवर्सिटी लॉस कर रहे थे, ये हमारी प्रॉब्लम्स थी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्वायरमेंट का चेंज वैसा नहीं होता, क्लाइमेट चेंज उतनी बड़ी चीज़ नहीं हुई थी। कुछ क्लाइमेट चेंज होना शुरू होता है, इतना बड़ा नहीं था। जैसा आज है ऐसा कुछ भी नहीं था उस समय, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी जिसके कॉन्टेक्स्ट में ये कर रहे थे। ऐसे में एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसका नाम है, ये बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, बर्नटलैंड कॉन्फ्रेंस। नहीं, हाँ, न्यूयॉर्क समिट ना, हाँ नहीं, रियो नहीं, रियो से पहले ये बर्नटलैंड कॉन्फ्रेंस है। बर्नटलैंड, ये हुई थी 1987 में, आई गेस। हाँ, 1987। हाँ, अब इसका नाम क्या है, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन कंजर्वेशन एंड एनवायरनमेंट, आई थिंक, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड इनकी रिपोर्ट आर कॉमन फ्यूचर। हाँ, इनकी रिपोर्ट थी आर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, ये मतलब इतनी बड़ी कोई पॉलिटिकल साइंस में कोई कॉन्फ्रेंस नहीं थी, शायद किसी ने ध्यान भी नहीं दिया होगा, ठीक है। लेकिन इसने एक रफ खाका तैयार करा किस चीज़ का, क्योंकि आर कॉमन फ्यूचर की बात हो रही थी, पूरी दुनिया आएगी साथ में, ठीक है। एक रफ खाका तैयार करा कि 5 साल बाद और जितने भी वो जो ड्राफ्ट है उसके ऊपर बैठे और कुछ डिस्कशंस हो, और डिस्कशन हुए। इस समिट का नाम क्या था, अर्थ समिट। ठीक है, रियो अर्थ समिट कह सकते हैं। ठीक है, ये इसका ऑफिशियल नाम क्या था, ये वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस था, है ना। ये इसका नाम था UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ठीक है। ये वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है, ये UN कॉन्फ्रेंस। ये वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हो रही थी, UN ने देखा कि भाई हमारे एम्बिट से बाहर कुछ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। दुनिया बैठ के इस टाइप की कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रही है, इट मस्ट बी अंडर द एम्बिट ऑफ UN, ठीक है। UN एकदम सही पोजीशन में है इन सारी चीज़ों को करने के लिए, ठीक है। हमने ये करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसमें UN के कॉन्फ्रेंस में 6 चीज़ें निकल कर आई। ये मैंने शायद एक क्लास में पहले भी आपको बताया, क्या क्या निकल कर आया था। 5 चीज़ें थी एक्चुअली। एक तो एजेंडा 21, एजेंडा 21 मतलब 21st सेंचुरी का क्या डेवलपमेंट एजेंडा चाहिए, ठीक है। एक UN CBD बायोडाइवर्सिटी, एक UNFCCC, यस UNCCD, और एक स्टेटमेंट ऑन फॉरेस्ट। हाँ, UN कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ये स्टेटमेंट ऑन फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। हाँ, एक थी इनकी डिक्लेरेशन, रियो डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन तो खाली उस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड था, उसका इतना कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये
इसमें कुछ था, ये एजेंडा 21 खाली 21st सेंचुरी का एजेंडा है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये वो ऑर्गेनाइजेशंस निकली जिसका बाद में सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। इनमें से CBD और UNFCCC हमारी सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये क्या है, ये कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है, बिकॉज इट इज़ अ कन्वेंशन। अब याद करो मैंने बताया था कि क्या अंतर होता है कन्वेंशन में, फ्रेमवर्क में, है ना। फ्रेम और फिर ये हो गई फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ठीक है। ये फ्रेमवर्क कन्वेंशन मतलब कि ये खाली फ्रेम, इस कन्वेंशन मतलब हम किस चीज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है। फ्रेमवर्क कन्वेंशन कि हम किस फ्रेमवर्क को फॉलो करेंगे, है ना। ये हम किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। अगर प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की बात आएगी तो फिर यहाँ पूछा जाएगा कि ये लीगली बाइंडिंग है कि नहीं। दिस इज लीगली बाइंडिंग बिकॉज इट इज़ अ कन्वेंशन, ठीक है। ये सिर्फ फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, अपने आप में कोई प्रिंसिपल दे ही नहीं रहा, ये तो फ्रेमवर्क दे रहा है कि आगे प्रिंसिपल्स कैसे हो, तो इसमें लीगली बाइंडिंग का क्वेश्चन ही नहीं होता, ठीक है। ये भी UN कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग ये डेजर्टिफिकेशन, इसने एक्चुअली सिर्फ प्रिंसिपल्स ये बताए थे कि आगे की कन्वेंशंस कैसे होंगी, इसमें भी एग्जैक्टली कोई प्रिंसिपल नहीं थे, इसलिए ये भी, ठीक है, उतनी ज़्यादा बाइंडिंग नहीं थी। प्रॉब्लम मतलब क्या, बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं थी। ये सब प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, ये सब स्टेटमेंट्स दी गई हैं, और डिक्लेरेशन भी सिर्फ स्टेटमेंट होती है, ये कोई लीगली बाइंडिंग चीज़ नहीं है, ठीक है। हाँ क्या CBD था, यहाँ से निकल कर आया। CCD लीगली बाइंडिंग नहीं है। हाँ, CCD लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन मैं ना एक बार फिर भी इसको चेक करना चाहूँगा। UNCCD अच्छा नहीं, ये भी बाइंडिंग है, ठीक है। क्योंकि मेरे को डाउट इसी चीज़ से हुआ, क्योंकि ये भी एक कन्वेंशन है, बाइंडिंग तो होनी चाहिए, ठीक है। अब तो कहने का मतलब है कई जगहों पे ये लिखा हुआ है ओनली लीगली बाइंडिंग, CBD को बोलते हैं अक्सर कि ओनली CBD वाज ओनली लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन फ्रॉम रियो समिट, तो कहने का मतलब वो गलत है, ये भी लीगली बाइंडिंग है क्योंकि ये भी एक कन्वेंशन है। हाँ, ये नहीं है, ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आगे कन्वेंशंस होंगे, एग्रीमेंट्स होंगे, ठीक है। इसमें कौन से एग्रीमेंट्स आगे हुए हैं, एक क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस और हाँ COP होती है, ठीक है। एक हमने ये रिसेंटली ये वाली कौन सी हुई थी जिसमें नेट न्यूट्रलिटी की बात हुई थी, एक सेकंड, नहीं हाँ एक सेकंड, लेट मी जस्ट चेक। Alliance Action Plan and influencing. ये दो प्रोटोकॉल इसके अंदर हैं, नागोया एंड कार्टेजना। ये इसमें आते हैं नागोया एंड कार्टेजना। ठीक है, ये नाम नोट करो, इसके बारे में हमें बात करनी है। हमें क्या क्या बात करनी है अब, CBD में नागोया एंड कार्टेजना क्या कह रहे हैं, और इसके अंदर क्योटो, पेरिस, और ये जो नेट ज़ीरो वाली थी ना, इसका मैं नाम भूल गया एक बार, ग्लासगो। नहीं पैक्ट है, क्लाइमेट पैक्ट है, ठीक, एग्रीमेंट है। ग्लासगो एग्रीमेंट है, पेरिस एग्रीमेंट है, ग्लासगो। ये अभी तो हुआ था 21। काफ़ी टाइम हो गया इसको भी हुआ, 4 साल हो गए। हाँ, पैक्ट हुआ, पैक्ट होने से जस्ट पहले US ने कह दिया हम नहीं होंगे इसका पार्ट, फिर एकदम से ये जो बाइडेन फिर उसने कहा कि हम पार्ट होंगे, अब इसने फिर से कह दिया नहीं हम पार्ट नहीं होंगे। ऑन ऑफ। हमें पता क्या करना चाहिए अब, हमें कहना चाहिए UN किसी काम की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है,
है ना, यूएन में जो कुछ भी हो रहा है उससे रिलेटेड कुछ है ही नहीं। यूएन डज नॉट मैटर, लेट्स बायकॉट यूएन, कोई परमानेंट मेंबरशिप है ही नहीं, पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन बनाने पे क्यों होड़ होनी चाहिए। इसके सारे तो हमें ना वो जो कोई वर्क नहीं करता। वो जो था ना ये हमने क्या बनाया था, ये एक वो बनाया था नेहरू ने, नॉन अलाइंड मूवमेंट, उसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं, 130 से ज़्यादा, 120 130 है ना। उसमें कहना चाहिए कि सारी कंट्रीज जिसको P5 से दिक्कत है सब आ जाओ, 5 को छोड़ के बाकी सारी आ जाएंगी। लो नया यूएन बन गया। हाँ, ग्लोबल साउथ के लिए नया यूएन बन गया, और फिर उसमें जाकर ये सेम एग्रीमेंट कर लो, खत्म है। उसके लिए चाहिए फिर वो फंडिंग चाहिए ना, वो तो आएगी वहीं से, वेस्टर्न कंट्रीज से। मेन दिक्कत हमारी है ना कि हमें एडेप्टेशन के लिए फंड दे, है ना, इनकी रिस्पांसिबिलिटी है। नहीं, फिर हम इनसे फंड नहीं मांगेंगे ना, हम कहेंगे हम खुद कर लेंगे। कैपेसिटी है, पूरी दुनिया मिलकर कुछ भी कर सकती है, और क्या। कुछ देश तो आ ही जाएंगे बस जो थोड़े सेंसिबल, फ्रांस वगैरह। नहीं, जापान जर्मनी जो P5 के मेंबर नहीं है पक्का आ जाएंगे। फ्रांस में शायद आ ही जाएगा हाँ, लेकिन हाँ ऐसा ज़रूर नहीं है आ जाए। क्यों? क्योंकि वो कहिए वो जर्मनी EU की हो सकता है सारी कंट्रीज पर बैन लगा दिया जाए कि तुम जो भी उसका पार्ट होगा वो EU का पार्ट नहीं होगा, फिर नहीं आ पाएगा, है ना। चलो, और ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस डिटेल में देखते हैं। तो फोन है इसकी, एक मैं भी फ़ोटो ले लेता हूँ। एग्रीमेंट, हाँ, किगाली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का था ये, वो मैंने उसी में जब ओजोन हम कर रहे थे तब कर लिया था हमने। ठीक है, ठीक है, हमारे जो काम के एग्रीमेंट्स हैं वो यही हैं। ठीक है, अब इसमें भी ऑब्वियसली ऐसा है कि जैसे कुछ फाइनेंस, कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड फाइनेंस मैकेनिज्म है, हमें ये देखना है कि इनके फाइनेंस मैकेनिज्म्स क्या थे, है ना। बस वो फंड्स देखनी है, इसके अलावा हमें अभी कुछ नहीं करना। ठीक है, चलो इसको हम मिटा देते हैं सारे को। ठीक है, अब एक एक करके छोड़ते हैं। जो पहले हमने लिखा था वो पहले कर लेते हैं। एजेंडा 21 में 4 प्रिंसिपल्स थे। कहाँ गए हमारी अर्थ समिट, ये रही। एजेंडा 21 में 4 प्रिंसिपल थे, 4 डायमेंशंस थी बस। ठीक है, एजेंडा 21 की 4 डायमेंशंस लिखो बस। एजेंडा 21 एक टॉपिक डालो और इसको ख़त्म करते ही, वो स्टार्ट करते ही हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, एजेंडा 21 डालो। इसमें सेक्शन 1 किस चीज़ से डील कर रहा था? सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन। हम एजेंडा 21 क्यों लिख रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि देखो ये CBD, CCD एंड UNFCCC क्लाइमेट चेंज वगैरह इन सारी चीज़ों के लिए है ना, बायोडाइवर्सिटी लॉस वगैरह के लिए। लेकिन ये सिर्फ इन्वायरमेंट वाला एस्पेक्ट है। वो एस्पेक्ट कहाँ है कि जहाँ हम कहेंगे कि पॉवर्टी हटा दो। UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs आए थे, उससे पहले MDGs आए थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। वो कहाँ से आए? वो भी तो हम कहते हैं कि रियो की समिट से सब कुछ निकला है ना। वो कहाँ से आए? वो आए एक्चुअली एजेंडा 21 से। समिट दोबारा होनी चाहिए, होती है वो UNFCCC, उसी का ही तो प्रारूप है। बस हमने कि 5 हिस्से कर दिए हैं कि अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे एक अलग समिट है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के लिए एक अलग समिट है, फिर हर 15-20 साल में 15 साल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाली समिट हो रही है, डेवलपमेंट वाली समिट है ना, 3 समिट हो रही है ना उस हिसाब से। तो एजेंडा 21 से वो वाली चीज़ निकल रही है। तो 3 आप जो कह रहे थे ना पॉवर्टी वाली, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली, उसके लिए कह रहे हो कि एक अर्थ समिट हो जिसमें और नई चीज़ें ऐड होती हैं। Rio +10 Rio +20 हुई हैं, बट वो इतने काम की नहीं है। क्योंकि ज़्यादा काम की कौन सी चीज़ होती है? जहाँ पे लीगली पेंडिंग कुछ हो रहा हो, है ना। इसलिए कहते हैं ना वो कि पार्लियामेंट इन सेशन इज़ पार्लियामेंट इन एग्जीबिशन, पार्लियामेंट इन कमिटी इज़ पार्लियामेंट एट वर्क। अब ये क्या है कि अगर पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर पर्टिकुलर नेगोशिएशन हो, वो असली वर्क है। ऐसे जब हम वाइडर कर देते हैं ना स्कोप, तो वेग वर्क होता है, अच्छा वर्क नहीं होता वो। जो नई चीज़ें ऐड करने के लिए वो सब कहाँ होगा? जब हम पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी है,
बायोडाइवर्सिटी की बात कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी की बात करें वो तब होगा। एआई समिट वगैरह हो रहे हैं, हाँ वो अलग से हो रहा है। हाँ, यूएन का कोई रोल नहीं है ना। कोई दिक्कत नहीं है ना। यूएन को अगर अच्छा लगेगा तो उसके एम्बिट में ले आएंगे। ये सही बताएं, यूएस के इंटरेस्ट में था कि यूएन की सारी चीज़ें मस्त चलती रहें। अगर ऐसा लगा कि यूएन अपना रोल फुलफिल नहीं कर पा रही है, दुनिया उठा के एक नया कुछ ऑर्गेनाइजेशन बना देगी। और सर जैसे सोलर अलायंस बनाया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वो भी यूएन के एम्बिट में नहीं है। नहीं, अब जैसे हो सकता है कि अगर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दुनिया के देशों को ज़्यादा परेशान करें, हो सकता है ब्रिक्स का मैकेनिज्म पैरेलल खड़ा हो जाए। ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एआई समिट जैसी चीज़ें पैरेलल खड़ी हो जाएं। क्लाइमेट से रिलेटेड अगर ये पेरिस एग्रीमेंट से पीछे चले गए तो हो सकता है कुछ और नए मैकेनिज्म दुनिया अपने लिए अडॉप्ट कर ले। यूएन ख़त्म है, फिर कहाँ लेकर जाएंगे P5, है ना। चलो फिर हाँ, सेक्शन 1 क्या है कि सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम हद से ज़्यादा दोहन कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं अर्थ का। ठीक है, और हम किसी ऐसे व्यक्ति से जो कि पहले से भूखा है उससे ये कहते हैं लेट डू नॉट एक्सप्लॉइट अर्थ मोर, वो तो पहले कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है ना। तो पहला हमारा काम क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमें दुनिया को पॉवर्टी से बाहर निकालना है। पॉसिबल है सर ये? इसलिए तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में सबसे पहला आता है एंड हंगर, मतलब सर दूसरा आता है एंड पॉवर्टी। तो पूरे रहेंगे ना दुनिया जो भी है वो तो रहेंगे, बट एंड हंगर। अब इंडिया में हंगर कहाँ है? में। नहीं है। इंडेक्स में तो सर सबसे लास्ट में आता वो दूसरी चीज़ है कि माल न्यूट्रिशन है, हंगर नहीं है। है न्यूट्रिशन नहीं। हाँ, न्यूट्रिशन को भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स अच्छा इंडेक्स नहीं है, वो नाम गलत है। ग्लोबल माल न्यूट्रिशन इंडेक्स उसका नाम होना चाहिए, तो हम मानेंगे कि वो सही है। गलत चीज़ पोर्ट्रे कर गलत चीज़ पोर्ट्रे कर रहा है ना। क्यों? अब वो उसने फिर नया कॉन्सेप्ट दे दिया, नहीं ये हिडन हंगर है। आपको भूख लग रही है, आपको पता नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सेकेंड डायमेंशन है कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। फिर स्ट्रेंथनिंग द रोल ऑफ मेजर ग्रुप्स। है नहीं होगा, है क्या? नोट्स में नहीं है ये, इसलिए तो लिखवा रहा हूँ। फोन के नोट्स में लिखना है। हाँ, फ़ोन के नोट्स में मैंने आपको कभी दिए थे क्या इसके नोट्स? हाँ, क्योंकि मेरे पास ये है बट ये मैं इसमें छापना भूल गया। ठीक है, फिर मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इसलिए मैं कह रहा हूँ लिख लो। मैं फोन के नोट्स में लिखा। अच्छा हाँ। और फिर मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कि इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट एजेंडा था। आजकल इसकी कोई बात नहीं करता। मेरी बचपन की किताबें इसके बारे में बहुत बात करती थी। क्यों? क्योंकि अब तो हो गया ना, यहाँ से हमने वो SDGs वगैरह निकाल दिए, है ना, यहाँ से। और फिर स्ट्रेंथनिंग मेजर ग्रुप और मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हमने ये UNFCCC और ये सब क्या कर रहे हैं, है ना। मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वगैरह सब कुछ हो रहा है ना। NCBD सब कुछ चल रहा है मस्त। इनके अंदर प्रोटोकॉल्स भी हो रहे हैं, एग्रीमेंट भी हो रहे हैं, एवरीथिंग इज बीइंग डन, है ना। तो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट उस सेंस में नहीं रह गया। ठीक है, हटा दें इसको। ये था हमारा एजेंडा 21। ठीक है, अब आते हैं UNCBD पर। UNCBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखो, अब UN की कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको डील कर रही है। कौन सी? UNEP, यस, इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, UNEP इसके साथ डील करती है। ठीक है, और हमने ये पहले ही बता दिया आपको, ये बाइंडिंग है। ठीक है, और UN के सारे मेंबर इसके मेंबर हैं।
तो ये ईपी जो है वो पहले बन चुकी थी सर? हाँ ये पहले बन चुकी थी। ये नहीं इस समय है एक्चुअली इसके अंदर। UNEP पहले बनी थी कि नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ। UNEP एंड UNEA 1972, ओके पहले बन गए। 72। UNEP 1972 स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस के अंडर ही ये बनी थी, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल असेंबली बस एक बनी है, जो कि अब रियो की अर्थ समिट को हर 20 साल में कराने का जिम्मा जिसने लिया है, EA ने, ठीक है, जो कि UNEP के अंडर ही काम कर रही है, ठीक है। तो चलो अभी फ़िलहाल ये UNEP के अंडर काम कर रही है। CBD भी डाल दिया। हाँ, अब इसमें नोटेबली देखो UNFCCC से अब US हटा है, ठीक है। UNEP UNCBD को साइन तो करा, बस उसने रेटिफाई नहीं करा, ठीक है। पार्लियामेंट से रेटिफाई करना होता है ना, तो इसका US हिस्सा नहीं है पहले से ही, ठीक है। एक से अब हिस्सा कट गया, ठीक है। कहने वाला एनवायरनमेंट से रिलेटेड किसी चीज़ का US हिस्सा नहीं है कुल मिलाकर, बुलाना भी नहीं चाहिए उनको। हाँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलो, अब इसके 2-3 मेन गोल्स हैं, ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ इसकी सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल्स हैं जो कभी हुई थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप एक टॉपिक डालो इसके अंदर, सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल्स। दो सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है, नागोया, ठीक है, एंड कार्टेजेना। नागोया, हाँ जी, नागोया जापान में। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ नागोया प्रोटोकॉल का ईयर क्या है। इसका तो मेरे को पता है कि है जी, नहीं, हाँ 2010 में अडॉप्ट हुई है ये नागोया, 2010, और ये है 2000, सन 2000, ठीक है। अब कार्टेजेना प्रोटोकॉल क्या कर रहा है? 3 काम कर रहा है। सबसे पहला, सेफ ट्रांसफ़र। अब देखो, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड चीज़ हो रही है, ठीक है। इसमें सेफ ट्रांसफ़र किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम? ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। बट किस कॉन्टेक्स्ट में ऑर्गेनिज्म को हम सेफली ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं? किस कॉन्टेक्स्ट में? जो साइट्स जिसको नहीं, अब देखो इसमें ना, हाँ वो सब ठीक है, ये बायो सेफ्टी से रिलेटेड है। सेफ का मतलब बायो सेफ्टी। व्हाट इज़ बायो सेफ्टी? कोई गलती से ऐसा ना हो कि बैट्स को ट्रांसफ़र कर रहे थे, उनका वायरस कोई ह्यूमन में जंप कर जाए। आप समझ रहे हो? उस सेंस में डिजीज़ से बचने की बात हो रही है कि उनको अच्छे से, सिर्फ हमारे नहीं, प्लांट के डिजीज़, इसके डिजीज़, ये किस किस चीज़ से बचना चाह रहे हैं? ये सिर्फ डिजीज़ से नहीं बचना चाह रहे, वैसे ये और भी दूसरे किस्म के कंपटीशन से बचना चाह रहे हैं। एनवायरनमेंट में हमने पहली क्लासेस में क्या करा था? कंपटीशन। क्या एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ के साथ कॉम्पीट कर देता है? हम इन्वेजिव स्पीशीज़ से बचना चाह रहे हैं, है ना, उन सब से रिलेटेड, है ना। तो एक है सेफ ट्रांसफ़र ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। मेनली यहाँ पर जो बात हो रही है ना, किस चीज़ से रिलेटेड हो रही है? सेफ ट्रांसफ़र ऑफ मेनली ये लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। देखो आपको ना धीरे धीरे कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा US क्यों नहीं है इसका हिस्सा। क्यों? वो जेनेटिक्स के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च करता है, वो किसी भी ऐसे प्रोटोकॉल के अंडर नहीं आना चाह रहा। और ये प्रोटोकॉल वो उन सारी चीज़ों को कर रही है, क्या कहते हैं, टारगेट, जहाँ पे कि इस टाइप की रिसर्च से कोई रिस्क निकल सकता है। आप समझ रहे हैं? तो एक चीज़ है सेफ ट्रांसफ़र, दूसरा टू प्रोटेक्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी।
जिसके हाथ सबसे ज़्यादा गंदे हैं वही इसका पार्ट नहीं होगा, ठीक है। और फिर एप्लीकेशन ऑफ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। अगर आपको याद हो तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल रिसेंटली हमने पढ़ा था कहीं पे, आपने ये नोट देखो यहाँ पे एक, जब हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे यहाँ पे आपको प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। क्यों? क्योंकि रिसेंटली एक वेलोर सिटीजन्स वेलफेयर ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये केस हुआ है 2024 का ही है, ठीक है। और केस ये कह रहा है कि अब इन्होंने मान लिया है कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल अप्लाई होगा, ठीक है। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कहता क्या कि अगर हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस नहीं है साफ साफ कि इवेंट ए की वजह से बायोडाइवर्सिटी बी का लॉस हो रहा है, ठीक है, हमें दिख रहा है साहब, दिख रहा है, हमें ये नहीं पता कि कैसे, हम जो साइंटिस्ट हैं डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं बैठा पा रहे कि बी इज रिलेटेड टू ए, ये कोरिलेशन नहीं बैठ रहा, ठीक है। एज अ प्रिंसिपल ऑफ प्रिकॉशन हमें ए को रोक देना चाहिए, बेशक इसके लिए हमारे पास ऐसा ठोस प्रूफ नहीं है। क्यों? पता क्या होता है, जब भी ये बी पार्टी जाएगी कि मेरा ए की वजह से लॉस हुआ, ठीक है, तो कोर्ट कहेगा कि जो फरियादी है, ठीक है, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है इस पे लाई करता है। ऐसे ही चलता है ना, कोर्ट कैसे चलता है, द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन द पर्सन हु इज मेकिंग अ क्लेम एंड बी इज मेकिंग अ क्लेम कि इससे मेरा नुकसान हुआ, है ना। हम अज्यूम करते हैं कि अनलेस प्रूवन ये नॉट गिल्टी है ना, तो बर्डन ऑफ प्रूफ इस पे लाया करेगा, राइट। कोर्ट ये कह रहा है भाई ये इन्वायरमेंटल मैटर है, इसमें प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है, हमें दिख रहा है कि जब से ये स्टार्ट हुआ तब से ये हो रहा है, तो हम एज अ प्रिंसिपल ऑफ प्रिकॉशन ए को रोक देंगे, बेशक बी पूरा प्रूफ नहीं दे पा रहा है। तो सर ए से भी प्रूफ मांगना चाहिए ना कि नहीं मांग सकते, नहीं मांग सकते, ए से हम कभी प्रूफ नहीं मांग सकते कि अपने इनोसेंस का प्रूफ दो, वो उल्टा हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा, वो जस्टिस का प्रिंसिपल नहीं है। जस्टिस का प्रिंसिपल ये है कि अगर इफ़ यू आर क्लेमिंग समथिंग गिव मी द प्रूफ। जस्टिस का प्रिंसिपल ये कहता है, यही साइंटिफिक प्रिंसिपल भी है ना, कि अगर बाबा रामदेव बोलते हैं मैंने कैंसर की दवाई दे दी तो उनके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है, ये साइंटिस्ट के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है कि वो प्रूव करें कि इनकी दवाई गलत है। आप समझ रहे हो, ये जस्टिस है, इसी तरह चलता है ये, ठीक है। बस हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल लगा रहे हैं, हमने अब अडॉप्ट करा है, ये बात पहले से होना शुरू हो गई थी, है ना। ये कौन सी है, 2000 की प्रोटोकॉल है, सन 2000 की, 25 साल पुरानी प्रोटोकॉल है ये, है ना। यहाँ पे प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल की बात हुई है, गॉट इट। कार्डिजेना, तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एक छोटा, वैसे तो आपके इसमें लिखा हुआ है, देखना एक बार नोट्स में क्या लिखा है, 3rd 4th लास्ट पेज पे लिखा है, 2nd लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इन्वायरमेंटल, हाँ इसी के, ये देखो लास्ट टॉपिक, नहीं इससे पीछे जाओ, यहाँ पर है, नहीं इससे जस्ट पीछे मिल गया, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल मिल गया। क्या लिखा है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, It is a concept in environmental law that holds that a development project whose potential for environment degradation is difficult to prove scientifically should not be proceeded with as a precaution. ठीक है, साइंटिफिकली हमारे लिए प्रूव करना मुश्किल है, फिर भी हम इस पर आगे नहीं जाएंगे, है ना। ये सारी चीज़ें किस सेंस में हो रही हैं, ये मेनली कार्टेजेना का ना, फुल कार्टेजेना का जो पूरा नाम है ना वो है बायोडाइवर्सिटी प्रोटोकॉल। तो सर ये तो किसी भी चीज़ पे लग जाएगा ना, हाँ हाँ, तो फिर इससे डेवलपमेंट हैम्पर नहीं होगा। इन्होंने नहीं, हो सकता है डेवलपमेंट हैम्पर हो, बट पॉइंट इज इन्वायरमेंट हैम्पर ना हो, है ना। हम देखो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कहीं पे भी लगाया जा सकता है, हमने लगाया नहीं है, है ना। हमने किस पे लगाया, इलीगली बाइंडिंग सिर्फ कार्टेजेना पे लगाया हमने, इंडिया में नहीं लगा रही कोर्ट कहीं पे। सर हमने ये प्रोटोकॉल पे साइन कर लिया, व्हाट इज ए प्रोटोकॉल, कि इस तरीके से अब से ये काम होगा, इट इज़ एग्रीमेंट,
है ना, अगर हम इस ट्रीटी का हिस्सा हैं, इस प्रोटोकॉल का हिस्सा हैं, मतलब ये हमारे ऊपर लागू है, एनवायरमेंटल ट्रीटी हो रखी है ना। और ट्रीटी ये कह रही है कि अगर हम लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स पे, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमें ये नहीं पता साफ साफ कि इस वायरस पे अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये दुनिया के लिए घातक हो सकता है कि नहीं हो सकता, एज अ प्रिंसिपल प्रिकॉशन ये नहीं करना है। हमने जो सीड्स बनाए थे, हाँ नहीं, उसमें प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल लगाया गया, उन्होंने देखा कि नहीं लॉन्ग टर्म भी हम देख रहे हैं कि नहीं मिल रहा कोई। तो ये प्रोटोकॉल LMOs के लिए है सर? हाँ LMOs के लिए। फॉर एग्जांपल एक था ना ये रिवर्स लाइफ की बात हो रही थी, रिवर्स DNA की, है ना। हमारा राइट हैंडेड बेंड होता है DNA हेलिकल स्ट्रक्चर, लेफ्ट हैंडेड DNA लेकिन पॉसिबल है ना। तो लेफ्ट हैंडेड DNA पे कुछ साइंटिस्ट काम करना शुरू कर रहे थे, पहले ही कोर्ट में पिटीशन आ गई कि भाई प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल लगाओ इस पर। कहाँ पे हो रही थी सर? पता नहीं कहाँ हो रही थी डेवलपमेंट, मेरे को भी नहीं पता। ठीक है, US तो नहीं मानेगा, क्यों, उसका ना हिस्सा है वो। आप समझ रहे हो, ये दुनिया के लिए कुछ भी घातक हो सकता है क्योंकि लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, अगर हमने नेगेटिव टाइप का बैक्टीरिया बना दिया और उसके बाद या वायरस बना दिया और उसके बाद ये फैलना शुरू हुआ, कौन रोक सकता है। US में हुई रिसर्च हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालेगी, ठीक है, ये ग्लोबल सेंस की चीज़ है ना। वाकई में पूरी दुनिया को इसके अगेंस्ट खड़े हो जाना चाहिए, कहना चाहिए अगर कोई कंट्री इसका हिस्सा नहीं है उसे P5 रहने का ही मतलब कोई आधार ही नहीं है इस चीज़ का, तो P5 रहे ही नहीं। कैसे है वो P5, इसको परमानेंट मेंबर बना रखा है जो कि रोग एलिमेंट है दुनिया के लिए, है ना। चलो एक तो ये हो गया, फिर आता है नागोया प्रोटोकॉल, ये एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के ऊपर है प्रोटोकॉल। बेनिफिट शेयरिंग ये है असली प्रिंसिपल जिससे मिर्ची लगती है, जिसकी वजह से इसका हिस्सा नहीं है US, ठीक है। एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, व्हाट इज एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, एक आध बार UPSC में सवाल भी आया इस पे कि इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। कई सारे प्रिंसिपल होते हैं, याद है हम जैसे ये प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल लगा रहे हैं, ये प्रिंसिपल लगा रहे हैं, ऐसे ही स्पेशल एंड डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक प्रिंसिपल होता है। एक्सेस और बेनिफिट सर वो होगा ना कि कोई रिसर्च हो रही है, उसका एक्सेस और बेनिफिट सबको मिले, कि अगर किसी कंट्री ने GMO बनाया है, ये सब GMO के बारे में है, ठीक है, अगर किसी कंट्री ने GMO बनाया है ना, तो इसका जो बेनिफिट है मस्ट बी गिवन टू ऑल, क्योंकि अब ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का हिस्सा है। इसमें कॉपीराइट के लॉ नहीं लगने चाहिए कि 60 साल बाद सबको मिलेगा, इसमें लॉज अलग होने चाहिए कि अगर किसी कंपनी ने ये चीज़ बना लिया, ज़्यादा 10 साल 20 साल के लिए उससे प्रॉफिट कमाए, उसके बाद ये अब अगर किसी ने मॉडिफाई कर दिया है ना, वो तो लिविंग मतलब लाइफ के अंदर मॉडिफिकेशन हो गया ना, है ना। जब लाइफ के अंदर मॉडिफिकेशन, एंड लाइफ बिलोंग्स टू ऑल, नेचर बिलोंग्स टू ऑल, है ना। ये जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि नेचर बिलोंग्स टू ऑल, ये नेचर का हिस्सा हो गया। अब राकेश सर बिलीव नहीं कर रहे थे, मैंने उनको बोला था ना क्या इंसुलिन के ऊपर पेटेंट बढ़ाते चले जाते हैं। हाँ 20 साल से सर हाँ। कह रहे थे नहीं 1-2 बार ही करा होगा, इतना नहीं करा होगा। कर दिया, अब क्या करें। कह रहे थे इंसुलिन तो एक मतलब बहुत कॉमन दवाई है, हाँ। उसके ऊपर कैसे कर सकते हैं। ये आउटरेजियस है, कोई कैसे कर सकता है। ठीक, मेरे को भी बिलीव नहीं होता पहली बार में। अभी तक है सर पेटेंट? हाँ महंगी उसमें अभी तक है, आप समझ रहे हो। और सबकी ज़रूरत है ऐसी चीज़ जो कि एक्चुअली बनाई बेशक इन्होंने है, लेकिन बनती हमारी बॉडी में है ना। असलियत में नेचुरली कहाँ बनती है, हमारी बॉडी में। दिस इज द मोस्ट, इंसुलिन इज द मोस्ट नेचुरल टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड एवर पॉसिबल, ठीक है। और उसका बनाने की जो टेक्निक है उसके ऊपर पेटेंट है, ठीक है। चलो ये हो गया ये एकदम कोका कोला के फॉर्मूला की तरह हो गया। कोका कोला का फॉर्मूला कहते हैं ना, किसी को नहीं पता, ऐसे उसका फॉर्मूला नहीं पता, ये फॉर्मूला पता मतलब बनाने का तरीका किसी को नहीं पता, ठीक है। तो एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ये लिखते जाओ, ये सब लिखते जा रहे हो ना आप, हाँ ये लिखते जाओ, बस यही है। ठीक है, अब ये तो है प्रोटोकॉल, ये सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है, राइट। अब इसमें कुछ एक चीज़ें और हैं,
ये सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल हो गए। खुद UNCBD क्या कर रहा है, इनकी मेन कॉन्फ्रेंस क्या कर रही है ना। मेन कॉन्फ्रेंस के अंदर 2-3 चीज़ें रिसेंट टाइम्स में हुई है। एक तो है आईची टारगेट, सुनाइए। हाँ, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड टारगेट है ये। 2011 से लेकर 2020 के टारगेट्स थे कि दुनिया को ये टारगेट्स मिले होते कि दुनिया को इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं ना, उस टाइप के आईजी टारगेट्स थे। और ये मेनली किस चीज़ से डील करते थे, ये बायोडाइवर्सिटी लॉस से डील करते थे। ठीक है, तो मेन जो प्रोटोकॉल है वो बायोडाइवर्सिटी लॉस से डील कर रही है। सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल किससे डील कर रही है, GMOs से, है ना। ये GMOs से रिलेटेड है। ठीक है, आईसी टारगेट में वैसे ही आपको बता देता हूँ है क्या कि एड्रेस ना अंडरलाइन कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, यानी अंडरलाइन कॉज क्या है, क्लाइमेट चेंज है सबसे बड़ा, है ना। तो उससे डील करो। कहने का मतलब आईसी टारगेट कह रहा था, CBD का आईसी टारगेट कह रहा था भाई UNFCCC पे ध्यान दो। ठीक है, फिर दूसरा कि रिड्यूस, हाँ जी, अब इसमें वो नहीं चीज़ें आएंगी डिफॉरेस्टेशन वगैरह हम कर सकते हैं। हाँ नहीं, बायोडाइवर्सिटी लॉस में सब कुछ आ रहा है ना। लेकिन जो फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स है ना, एक्चुअली पता क्या, फॉरेस्ट प्रिंसिपल उसको मिला देना चाहिए, है ना। और फॉरेस्ट के ऊपर बाइंडिंग एग्रीमेंट इसके अंडर ही होने चाहिए सारे। ठीक है, सेकंड था कि रिड्यूस डायरेक्ट प्रेशर ऑन बायोडाइवर्सिटी, प्रमोट सस्टेनेबल यूज, फिर प्रमोट स्टेटस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाय सेफगार्डिंग इकोसिस्टम, स्पीशीज, जेनेटिक डाइवर्सिटी, हर टाइप की डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हुए चलो। फिर एनहांस बेनिफिट टू ऑल फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी, खासकर ऐसा तो ना करें कि बेनिफिट फॉर वन हो जाए, उठाकर हल्दी को पेटेंट करना कोई शुरू कर दे, है ना। ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए वो CBD आप समझ रहे हो, ये मेन चीज़ है जहाँ से US कमाता है ना। इसको कैसे जाने देगा। फिर एनहांस इम्प्लीमेंटेशन थ्रू पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, नॉलेज मैनेजमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक चीज़ें और हुई थी, जैसे यहाँ पे ना CBD के अंदर एक जो, ठीक है, UNEP के अंडर होता है, ये सब सही है, बाइंडिंग है, ये भी सही है, बाइंडिंग है, बट US इसका हिस्सा नहीं है ना, US इसका हिस्सा नहीं है। बट UNEP के अंडर भी एक्चुअली किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ये चल रहा होता है, ये COP। UNEP वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर COP चल रहा है। COP माने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जितने भी पार्टीज हैं वो सब मिलेंगे। हाँ, ये तो कहने का मतलब है ये COP के अंडर ये डिसीजंस लिए जाते हैं कि आईसी टारगेट ले लिया, ये सब वो ले लिया, है ना। ठीक है, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है क्योंकि ओनली टारगेट्स हैं। टारगेट्स आर नेवर लीगली बाइंडिंग, प्रोटोकॉल्स एंड एग्रीमेंट्स एंड कन्वेंशंस आर। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज़, आईसी के बाद इन्होंने कुछ डिक्लेरेशंस करी थी। ठीक है, जैसे एक डिक्लेरेशन है शर्म एल शेख डिक्लेरेशन, शर्म एल शेख, शर्म एल शेख, नहीं इजिप्ट है। इनका था कि इन्वेस्ट इन बायोडाइवर्सिटी। इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं सर? बायोडाइवर्सिटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। डाइवर्सिटी में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि इन्वेस्ट पे कोई रिटर्न मिलेगा उसमें। हाँ, इन्वेस्ट करने का मतलब सबसे पहले खर्चा कैसे, मतलब वो रिटर्न सिर्फ पैसे की फॉर्म में ना हो। यस, कि आपकी चावल की सारी वैरायटीज़ को आप कम से कम सीड्स को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दें, उसमें इन्वेस्ट करें। यू मस्ट इन्वेस्ट इन बायोडाइवर्सिटी। और उससे भी बढ़िया हम चावल की जगह और बाकी दाने भी खाने शुरू कर दें, है ना। वी मस्ट इन्वेस्ट इन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बस यही है। इसके अलावा इनके एक दो इनिशिएटिव है, जैसे ग्लोबल टैक्सोनॉमी इनिशिएटिव है, बहुत पहले आया था। ये इनसे भी पहले का है। ये शर्म एल शेख डिक्लेरेशन कब की है, 2015 की, 2018 की, सॉरी 2018। एक बहुत पुरानी है ये ग्लोबल टैक्सोनॉमी इनिशिएटिव। यस, कि सबको नेमिंग करनी है ग्लोबल। नाम सबसे आगे होंगे सर। हाँ नहीं, काम की चीज़ों को हम नेम नहीं करते ना, इसमें US आ गया।
ठीक है, ग्लोबल टैक्सोनॉमी इनिशिएटिव ये 1998। बस इसकी मदद से हमने भी कुछ बनाया, इन सारी चीज़ों की मदद से हमने कुछ बनाया। ये जितने भी एग्रीमेंट्स एंड प्रोटोकॉल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने एक लॉ बनाया है। क्या? नो, बायोडाइवर्सिटी एक्ट। बस कब आया था ये? 2002 में। किसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आया था? कुल मिलाकर इसको। फिर इसमें अमेंडमेंट्स है 2010 के बाद, इसको भी हमने डाल दिया। इस वही जैसे ये एक सेकेंड, एक अमेंडमेंट 2021 में भी आया है इसमें, बट उसमें वो कुछ पाया नहीं, बस और ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अमेंडमेंट अभी आया नहीं है पूरा। टैक्सोनॉमी कर रहे हैं, किस चीज़ की कर रहे हैं? टैक्सोनॉमी मतलब Species हाँ, स्पीशीज। जैसे वो रेड लिस्ट IUCN की। नहीं, सिर्फ हम नाम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओनली मतलब नोमेनक्लेचर होगा बस। ठीक है, अब आते हैं UNCCD पे। इसको मिटा दें, इसको उठाकर एक बार फोटो खींच लेते हैं। ठीक, कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, इसमें भी क्या है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है COP, ये हर 2 साल में होती है। उसकी भी आई थिंक 2 साल में होती है। CBD की हर 3 साल में होती है CBD की। सर, जो COP आती हैं हर 2 साल में आती हैं, 3 में आती हैं, इन्वायरमेंट के एक CBD सेकंड। वाली। अच्छा नहीं, यूजुअली CBD की जो COP है वो भी 2 साल में यूजुअली होती है। वो कोविड की वजह से था कि 3 साल में गैप आया। ठीक है, अब वापस 2 ही साल में हो रही है, तो यूजुअली 2 साल में होती है। ठीक है, CCD की 2 साल में होती ही हैं। ऐसा है सर? एक बार चेक करते हैं। – 2024 दिसंबर में अभी हुई है CCD की, और CCD की तो सर इस साल होगी नवंबर में, बेलेम ब्राज़ील। क्या? किसकी? CCD की? 10 से 21 नहीं नवंबर। CBD की CCD की सर। CBD की अक्टूबर से नवंबर 2024 में हो चुकी है। नहीं सर, CCD बोल रही हूँ। हाँ, लेकिन नवंबर 10 से 21 में होगी। कौन सा पार्टी? 2025 में होगी। नहीं CCD की होगी, बेलेम ब्राज़ील में। इसमें दिखा रहा है। नहीं 2025 में नहीं होने वाली। ये क्या बात है? अच्छा, फिर से होगी? ये एक ही साल में कर लें क्या? अभी तो 2024 में हुई है। 2024 में CCD की हुई है। हाँ, वही तो दिसंबर में। भी रियाद में। हाँ वही तो 2024 में ही, फिर 2025 में फिर से हो रही है। अब कहने का मतलब 2 साल वाला जो नियम है वो निकल गया। ये कुछ भी हो रहा है। चलो ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ इसके अंदर हम कुछ कोशिश कर रहे हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर हैं। एक है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट।
ये हमें अचीव करनी है। व्हाट इज़ लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, मतलब हो सकता है हम कई सारे रेगिस्तानी इलाकों में मान लो कुछ डाल के, एडिटिव डाल के, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो कुछ भी हो रहा है, हो सकता है हम कई सारे डेजर्ट को रिक्लेम कर लें। सर हमारा थार इतना भी ज़्यादा वो नहीं है ना, एरिड। हाँ, इतना भी एरिड है। तो बाकी जो वो इसलिए भी क्योंकि अब हम मॉइस्चर ज़्यादा ला रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। पेड़ है वहाँ पे कुछ। हाँ, तो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी मतलब कई सारा लैंड तो डिग्रेड हो रहा है और कई सारा नहीं हो रहा है ना, उस सेंस में, ठीक है। अब लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है, सवाल उठता है ये, व्हाट इज़ लैंड डिग्रेडेशन। हम डेजर्टिफिकेशन से ही मिलता जुलता है लैंड डिग्रेडेशन। लाइक सर जो सॉइल अपनी न्यूट्रिएंट और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, हाँ मतलब भूल जाए। हाँ हाँ, जो वो लैंड डिग्रेड का मतलब ये है, या तो उसमें पोल्यूशन हो गया है, सैलिनिटी हो गई है, अल्कलिनिटी हो गई है, ठीक है, कुछ ऐसे, या इनके कोई मिले हुए फैक्टर्स हो गए हैं जिसकी वजह से आगे अब वो उतनी उपजाऊ नहीं रही है ना। अगर लैंड उपजाऊ ना रहे उसको हम क्या कहेंगे, लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। एंड उपजाऊ नहीं रही मतलब वहाँ पे कुछ उगेगा नहीं, विच मीन्स इट लीड्स टू डेजर्टिफिकेशन। सिटीज में भी हो सकता है। हाँ, कंक्रीटाइजेशन। यस, हो सकता है, ठीक है। इनफैक्ट लैंड डिग्रेडेशन एक टॉपिक होना चाहिए था जो कि मैंने आपके नोट्स में नहीं लिखा था, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन चाहो तो एक ना टॉपिक डाल लो, ठीक है, इसके साथ साथ ही, ठीक है, एक साइड टॉपिक है। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन हमारा एक टॉपिक होना चाहिए। यहाँ पे मैं 2 डेफिनेशन लिखवाऊंगा। सबसे पहले डेजर्टिफिकेशन लिखो, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच प्रोडक्टिविटी ऑफ ड्राई लैंड्स, यानी कि एरिड एंड सेमी एरिड लैंड्स, प्रोडक्टिविटी ऑफ ड्राई लैंड is reduced of dry land, यानी कि एरिड एंड सेमी एरिड। बाकी क्यों नहीं देंगे? सेमी एरिड जनरली एक्चुअली क्या है कि डिग्रेडेशन होना तो ये चाहिए कि किसी भी लैंड की प्रोडक्टिविटी चली जाए, बट जो उपजाऊ लैंड है उनकी प्रोडक्टिविटी ऊपर नीचे होती रहती है बारिश के टर्म्स में, लेकिन यहाँ पे अगर प्रोडक्टिविटी जा रही है वो ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना। अगर हरियाणा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सलाइन हो गया तो वो हो गया, हम उसका कुछ नहीं कर सकते अब, समझ रहे, वो थार बन जाएगा कुल मिलाकर, उसका कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। क्यों, एक बार अगर वहाँ पे सॉल्ट आ गया, निकालोगे कैसे, है ना। वो कि इसकी अगर प्रोडक्टिविटी चली जाए, ठीक है, और इन जनरल प्रोडक्टिविटी चली जाए, वो है लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन की डेफिनेशन लिखो, ठीक है। ये क्या प्रोसेस है, इन विच वैल्यू ऑफ बायोफिजिकल एनवायरनमेंट negatively affected ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर लैंड डिग्रेडेशन मतलब क्या है, सिर्फ वैल्यू कम हो जाए, यही सारी चीज अगर एरिड एंड सेमी एरिड लैंड में हो रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन ज़्यादा बुरी चीज़ है, क्यों, क्योंकि जहाँ पे कुछ हो रहा था वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, तो मतलब बायोडाइवर्सिटी का कंप्लीट लॉस हो जाएगा लगभग। सक्सेशन होगा, फिर नया सक्सेशन होगा, पर तब हो, मतलब सक्सेशन तब होता है जब ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो, थोड़ा लंबा समय लेता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लेता है ना, कि ज़ेरिक से मेजिक कंडीशन में आने के लिए लंबा समय लगेगा। सक्सेशन को भी प्रोलॉन्ग कर देंगे, हम इसके सक्सेशन को प्रोलॉन्ग कर देंगे, हम बीच बीच में आकर उसको रोक देंगे, वहाँ पे एक पेड़ का तिनका भी हो उसको उठा के ले जाएंगे हम, है ना। तो डिग्रेडेड लैंड से भी,
या हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डिग्रेडेशन क्या होगा, कहीं पे भी होता है। डेजर्टिफिकेशन एरिड एंड सेमी एरिड जगह की कंडीशन होती है। अगर सिर्फ डिग्रेडेशन की बात करें, ऐसा कहा जाता है कि 2/3 ऑफ द वर्ल्ड इज इम्पैक्टेड बाय दिस। 2/3 ऑफ द वर्ल्ड इज इम्पैक्टेड बाय डिग्रेडेशन, ठीक है। ये मतलब ऐसा नहीं कि कुछ इलाकों में, हर जगह हो रहा है। कहाँ नहीं हो रहा है, जहाँ फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट अपने आप को वापस मेंटेन कर ले रहा है। इसके अलावा जहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है वहाँ पे डिग्रेडेशन हो रहा है ना। क्या मतलब उसकी वैल्यू, बायोफिजिकल जो वैल्यू है वो कम हो रही है। एग्रीकल्चरल लैंड पे तो बिल्कुल बायोडाइवर्सिटी नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, मतलब आप सोच रहे हो इतनी कम बायोडाइवर्सिटी है कि पेड़ खुद से उग नहीं पा रहे हैं, हमें यूरिया देना पड़ रहा है। इससे बुरा लैंड क्या होगा जब हमें यूरिया देना पड़े। आप समझ रहे हो, हमने उसकी वैल्यू ऑफ बायोफिजिकल एनवायरनमेंट उसकी रिड्यूस कर दी, जीरो है एकदम, कि 2/3 ऑफ द वर्ल्ड है। आप सोच रहे हो कितना बड़ा, हम यूरिया न डालें तो होगा ही नहीं, खराब हो जाएगी फसल। श्रीलंका ने करा ना, पता है ना उसके साथ क्या हुआ, क्यों यूरिया इंपोर्ट हो रहा था, श्रीलंका की सरकार ने बोला बड़ा इंपोर्ट हो रहा है, फूड प्राइस उन्होंने कहा अब हम सीधे ऑर्गेनिक स्टेट बनेंगे, यूरिया डालें या नहीं, ठीक है। फिर फूड इंपोर्ट कर रहे थे, उससे महंगा, है ना। तो आप ये तो छोटी सी जगह से हमें सीखनी चाहिए। समझदार लोग वो होते हैं दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, है ना। हमारे लैंड की कोई वैल्यू नहीं बची अब। आप सोच रहे हो हमारी फूड सिक्योरिटी के हम चाहे कितना ढिंडोरा पीटे, वी आर रिलाइंग ऑन US, इजिप्ट, यूक्रेन फॉर फॉस्फेट्स, नाइट्रोजन बेस्ड यूरिया, रशिया के ऊपर, ठीक है। रॉक फॉस्फेट वगैरह आता है ना, है ना। और ये क्या कहते हैं, यूरिया वगैरह आता है, ठीक है। NPK सब कुछ हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। कहना मतलब ये जो फूड सिक्योरिटी है ढकूसला है। 1 साल के लिए पूरी दुनिया ने मिलकर बंद कर दिया, हम भूखे मरेंगे। हाँ समझ रहे, उन लोगों के पास तो काफ़ी लैंड है ना। हाँ उनके पास तो काफ़ी लैंड है, वो तो नई बायोफिजिकल डाइवर्सिटी हटाएंगे, जंगल हटाए लो, कुछ उगा दिया। हम थोड़ी कर पाएंगे। हमें तो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी हमारी प्रॉब्लम है, किसी और की नहीं है। हमें चाहिए कि हमारी जो ज़मीन है उसमें हम कुछ इस तरह इन्वेस्ट करें जो कि सस्टेनेबल हो। दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल, ये डिग्रेडेशन की तरफ जा रहा है ना। ठीक है, अब इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, लैंड, ये जो डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन, आप समझ रहे हैं दोनों ही बड़ी ही लिंक्ड टर्म्स हैं। बस अगर एरिड एंड सेमी एरिड लैंड में होता है वो डेजर्टिफिकेशन का माना जाता है, अदरवाइज डिग्रेडेशन तो सब हो ही है। 2/3 की बड़ी हो चुकी है, 2/3 की बड़ी हो रही है। नहीं, इज अफेक्टेड, 2/3 ऑफ द वर्ल्ड इज अफेक्टेड। मतलब किसी न किसी लेवल की किसी ना किसी लेवल की डिग्रेडेशन चल रही है दुनिया में, 2/3 ऑफ द वर्ल्ड में। समझ रहे हैं, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। फॉरेस्ट को छोड़ देते हैं। कहने का मतलब है हम किस क्रिटिकल स्टेज पे हैं ह्यूमंस, उनको अंदाज़ा नहीं है। हम कैसे टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं, हल्का सा कुछ इधर से उधर हिला और सब भूखे मरेंगे। हर चीज़ की स्कार्सिटी है, हर चीज़ की स्कार्सिटी है, हवा की, हर चीज़ की। ठीक है, अच्छा इसके कॉजेज़ क्या होंगे लैंड डिग्रेडेशन के? बहुत तगड़े। हाँ हाँ, क्या क्या? नहीं कॉजेज़, मैं इफेक्ट नहीं पूछ रहा, क्या है कॉज इसके? हाँ लैंड डिग्रेडेशन के, हाँ सबसे पहले एग्रीकल्चर, सबसे बड़ा है। हाँ, वो सबसे और ज़्यादा लैंड होता है। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट फायर, हाँ पेड़ नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली, है ना। वो तो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग का काम कर रहा है नेचुरली, हमने वो नेचुरल साइकिल सारी रोक दी ना, है ना। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर भी नहीं कर रहे अब हम, है ना। मतलब आखिरी बार कब हुआ था ये जो नेचुरल एग्रीकल्चर है, वो था 30 साल पहले, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है। कैसे सर? क्योंकि यूरिया तो अब यूज़ करना शुरू कर रहे हैं हम, बस 30 साल से। और क्या, उसमें इतना लैंड खराब कर दिया 30 साल में। हाँ 30 साल में हमने इतना लैंड ख़राब कर दिया। सिर्फ 30 साल क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आप देखो ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया, 1970s में, पूरे इंडिया में फैलने में उसे 1990s तक लग गया। उससे पहले हम कैसे फार्मिंग कर रहे थे, हम बैल से फार्मिंग कर रहे थे, फार्म वेस्ट वहीं के वहीं मैनेज हो रहा था, अब तो बैल दिखते भी नहीं। सस्टेनेबल फार्मिंग थी, है ना। अब तो बैल दिखते ही नहीं। पहले इंडिया की इमेज वैसे ही दिखाते थे, फार्मर चल रहा है बैल के साथ। हाँ कितना सस्टेनेबल इमेज थी वो,
और मजाक उड़ाते थे उसका, हम खुद शर्मिंदा हो गए। हाँ नहीं वही चीज़ है ना, ऐसे किसी चीज़ से शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है ना। जब तक हम अपना एटीट्यूड नहीं चेंज करेंगे दुनिया का कैसे कर पाएंगे। ठीक है चलो, एग्रीकल्चर हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया। आज के किसान की इमेज हाँ यूरिया छिड़कते। हाँ यूएस में कोई किसान नहीं है, उनको शर्म आनी चाहिए ये बोलते हुए कि हमारे किसान हैं। जो बंदा ट्रैक्टर पे बैठ के जब कभी ज़मीन पे उतरे नहीं उसको किसान नहीं बोला जाएगा। ठीक है, और ये उठा के यूएन की किसी स्पीच में बोल देना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री को कि अगर आप बोल रहे हो कि भाई क्या कहते हैं हम अपने किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं, क्या तुम अपने किसान को नहीं, वो तुम अपने किसान को दे रहे हो हम नहीं देंगे, तो हमें बोलना चाहिए आपके पास किसान नहीं है, उसको किसान नहीं बोलते। लैंड लॉर्ड्स है ना सर, हाँ वो लैंड लॉर्ड्स है। वहाँ से लेबर बुलाते होंगे, वो कराते होंगे मशीन। लेबर तो है ही नहीं, मशीन है ना। इसके अलावा ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों के अलावा क्लाइमेट चेंज और वो सारी, ठीक है मैं यहाँ पे नहीं लिखता, ठीक है कि क्या क्यों हो रहा है लैंड डिग्रेडेशन, आपको पता है क्यों हो रहा है। ठीक है आपको ये समझ आ गया लैंड डिग्रेडेशन। हाँ जी ग्राउंड वाटर को इफेक्ट करेगा, ऑब्वियसली करेगा, बिल्कुल करेगा। न्यूट्रिएंट साइकिल को इफेक्ट करेगा, हमारी सस्टेनेबिलिटी को करेगा, और सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड हर चीज़। ठीक है एयर से लेकर, क्योंकि अगर लैंड डिग्रेडेड है, मान लो सलाइन है या कुछ है, पानी रुक रहा है वहाँ पर मीथेन निकल रही होगी, लीचिंग भी हो जाएगी, लीचिंग भी हो रही होगी। ठीक है आपका वाटर पोल्यूशन भी हो रहा होगा। ठीक है वाटर का हाँ सब कुछ हो रहा होगा, हर चीज़ आप लिखोगे, फिर बायोडाइवर्सिटी लॉस तो हो ही रहा होगा। ठीक है ना, बस यही है लैंड डिग्रेडेशन के ऊपर। तो सर ये malnutrition का कॉज हो सकता है, लैंड डिग्रेडेशन हाँ बिल्कुल है, लिंक मतलब आप लिंक कर सकते हो। क्योंकि सॉइल में न्यूट्रिएंट है ही नहीं वो, जो फूड में कहाँ से आएंगे फिर। ठीक है अब लैंड डिग्रेडेशन के ऊपर एक चीज़ कर लेते हैं। अब हम कर रहे थे ये चीज़ है ना, ये यूएनसीसीडी के अंदर हमने क्या करा है, यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं। एक तो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी की बात करी गई है, कि लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क आया है, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क। ठीक है ये आया है 2018 से लेकर 2030 तक, ये अभी लागू में है। ठीक है एक तो यूएनसीसीडी ने क्या करा है, एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क लेकर आए हैं जहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी की वो बात कर रहे हैं। एक तो इसको नोट करो। ठीक है एक इससे पहले इन्होंने क्या करा था, 2010 से लेकर 2020 तक को बोला था डेकेड अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन, यूएन डेकेड फॉर डेजर्ट्स एंड फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बाकी ज़्यादातर चीज़ें मैं हर चीज़ नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है कुछ कुछ चीज़ें लिखवा रहा हूँ, काम की चीज़ें। ठीक है एक दिल्ली डिक्लेरेशन लिखो, 14 COP में हुई थी, दिल्ली डिक्लेरेशन 2019 में। COP of CCT। इसमें क्या बोले थे सर? कुछ नहीं, एक डिक्लेरेशन थी इसी से रिलेटेड, कुछ खास नहीं है इसमें जेंडर पर्सपेक्टिव बस लेकर आए थे इसके अंदर।
Gender perspective. Ecofeminism. अब हैं Ecofeminism. हाँ इकोफेमिनिज्म। अब सीसीडी के अंदर ये कुछ, ये जैसे हमने ये बताया था, ये तो डायरेक्ट प्रोग्राम्स हो गए, ठीक है। अब कुछ एडिशनल चीज़ें उन्होंने करी है, ठीक है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है रीजनल एक्शन प्लान फॉर एशियन कंट्रीज़, ठीक है। यूएनसीसीडी के अंदर एक पुराना प्लान है, रीजनल एक्शन प्लान फॉर एशियन कंट्रीज़। जिसमें कि 6 थीमेटिक प्रोग्राम नेटवर्क्स बनाए हैं, 6 थीमेटिक प्रोग्राम नेटवर्क बनाए गए हैं, TPNs, ठीक है। जिसमें कि जो सेकंड TPN है वो इंडिया होस्ट करता है, TPN 2। TPN क्या है? थीमेटिक प्रोग्राम नेटवर्क की मतलब लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड कई सारे थीम्स हैं, उनमें से एक थीम है जो कि इंडिया जिस पे रिसर्च करेगा और दुनिया को गाइड करेगा या एशिया को गाइड करेगा एटलीस्ट, ठीक है। तो इंडिया जिसको गाइड कर रहा है वो एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सॉइल कंजर्वेशन है इन एरिड, सेमी एरिड एंड सब ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज, ऐसा करके है, ठीक है। एनीवे एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सॉइल कंजर्वेशन हमारा जो वो है ना TPN 2 इंडिया से रिलेटेड है। मूवमेंट्स भी चल रही है सर, सेव सॉइल जैसे। हाँ वो सब ठीक है, इंडिया किस पे रिसर्च कर रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये है एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सॉइल कंजर्वेशन, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। और इंडिया में जो रिसर्च कर रहा है इस TPN 2 के ऊपर, इंडिया का एक डिपार्टमेंट है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। लिख लो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ब्रैकेट में काजरी, CAZRI, काजरी, जोधपुर। बनाए भी एरिड रीजन में। एरिड में नहीं बनाएंगे तो फिर वो क्लाइमेटिक कंडीशन हमें मिमिक करनी पड़ेगी, है ना। जोधपुर में ही बना करो रिसर्च। ठीक है, बस सीसीडी से रिलेटेड सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट चलते हैं, ये हटा दें, इसका भी फोटोग्राफ ले लेते हैं एक बार। हटा दिया। जो अब UNFCCC का सेटअप हुआ 1994 में। कहाँ से सेटअप हुआ है हमें तो ये पता है, अर्थ समिट से हुआ। ये सेटअप हुआ 1994 में, ठीक है। काम क्या था? कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, ठीक है। इसका काम ही है क्लाइमेट चेंज से कॉम्बैट करना, ठीक है। शायद इनको भी नहीं पता था कि ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी इवेंचुअली, है ना। जैसे ही ये बनी तभी
ये उस पॉइंट ऑफ टाइम तक 1992 के आसपास ही CO2 के ऊपर स्टडीज़ आना शुरू हो गई थी कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर बात होना शुरू हो गई थी। तो क्या हुआ कि पहले ही दूसरी ये COP1 ये 94 में हुई, COP2 आई थिंक 96 में हुई थी, और 97 तक आते आते 1997 तक आते आते एक एग्रीमेंट हो गया। इस प्रोटोकॉल का नाम था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्या कहती है कि CO2 को रिड्यूस करना है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना है, ठीक है, और इन्होंने ये भी बता दिया ग्रीन हाउस पोटेंशियल वाली गैसेस कौन सी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बाइंडिंग, दो टाइप के टारगेट्स थे, एक तो बाइंडिंग टारगेट, ये कुछ डेवलप्ड कंट्रीज को लेने थे। दुनिया को यहाँ पे दो हिस्सों में बांटा गया था, डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग, ठीक है, दो हिस्सों में बांटा गया था दुनिया को, ठीक है। तो जो बाइंडिंग टारगेट्स थे वो सिर्फ डेवलप्ड के ऊपर थे, ठीक है, और वॉलंटरी टारगेट्स अगर कोई लेना चाहे खुद से डेवलपिंग ले सकता है। अगर आप अपने टारगेट्स को फुलफिल कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना ही है क्योंकि प्रोटोकॉल कह रहा है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे, जो लोग अपने टारगेट से ज़्यादा फुलफिल कर दे रहे हैं उनको क्या मिलेगा, कार्बन क्रेडिट, ठीक है। और किसको मिलेगा, जिसने वॉलंटरी टारगेट लिया था उसको तो कार्बन क्रेडिट मिलेगा, आप समझ रहे हैं, उनको कार्बन क्रेडिट मिल गया और ये उठा के उनको बेच दिया जो कि नहीं कर पाए। दोनों ही केस में इनके लिए ये चीज़ महंगी पड़ेगी और इनके लिए एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, दोनों ही चाहेंगे कि हम रिड्यूस करें, है ना। ये था इन अ नटशेल क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। इसमें ये जो प्रोटोकॉल थी ना, इसमें किस किस को ये लेना है, ये सारी चीज़ें दी हुई थी Annex 1 में, एनेक्शर 1, इस प्रोटोकॉल का एक एनेक्शर था Annex 1, इनको कहते हैं Annex 1 पार्टीज, ठीक है। हाँ, ये Annex 1 पार्टीज है, ठीक है। ये Annex 1 पार्टीज के ऊपर जो फर्स्ट कमिटमेंट लग रहा है, 2 कमिटमेंट हुए थे अभी तक। हाँ, फर्स्ट कमिटमेंट नहीं 2008 में 2 एग्रीमेंट हो गया था। हाँ 1997 में एग्रीमेंट हुआ था कि जो फर्स्ट कमिटमेंट होगा 2008 से 12 के पीरियड में होगा, ठीक है। एंड सेकंड कमिटमेंट इसके बाद, सेकंड कमिटमेंट इसके बाद 2012 से जब तक क्योटो प्रोटोकॉल है इन मतलब फोर्स, कब तक था ये, 2020 तक। क्यों, क्योंकि इसके बाद इन फोर्स कौन सा आ गया, पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट कब से लागू हो रहा है, 2020 से, ठीक है। तो ये सेकंड कमिटमेंट, और इसमें क्या था, ये Annex 1 पार्टीज को बढ़ा दिया गया कि कौन से पार्टीज लेंगे, ठीक है। ये क्या थी Annex 1 पार्टीज, और ये किस किस चीज़ को कम करने की कोशिश कर रही थी वो लिखा हुआ था Annex 2 में, Annex B एक्चुअली, Annex B बोलते हैं इसको, 2 नहीं। Annex B में ग्रीन हाउस गैसेज लिस्टेड थी जिनको भी रिड्यूस करना है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ CO2 नहीं थी, CO2, CH4, N2O, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन्स, CF6, ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी। ये चीज़ कौन सी थी, CO2, CH4, N2O, ठीक है। ये उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में ये इम्पैक्ट करती हैं, है ना। तो ये हो गया इनटू HFCs पता ही है आपको क्या होता है ना। फिर परफ्लोरोकार्बन्स, PFCs, परफ्लोरोकार्बन मतलब चारों कार्बन, चारों फ्लोरो, है ना, परफ्लोरोकार्बन हो गया, ठीक है। और फिर SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड,
ये कमिटमेंट कुछ कंट्रीज ने नहीं लिया, ठीक है, उसने तो फर्स्ट भी नहीं लिया, तो पेरिस का तो हाँ यूएस ने तो कभी रेटिफाई नहीं करा, बट सेकंड टारगेट कुछ कंट्रीज ने नहीं लिए। किसने नहीं लिए? जापान बड़ी चीज़ थी, जापान ने नहीं लिया। प्रोटोकॉल तो उसमें हुई है। हाँ, रशिया ने नहीं लिया, ठीक है, आइसलैंड ने नहीं लिया, वो ग्रीनलैंड बनना चाह रहा था इसलिए, ठीक है, और न्यूजीलैंड। टारगेट्स में सारी केसेस आ रही हैं। है क्या सेकंड NXT टारगेट? वाली सारी केसेस आ रही हैं, ग्रीन हाउस केसेस। NXT में सेकंड टारगेट्स हैं। नहीं एनएक्स, ये केसेस यही है, केसेस यही, नहीं ये टारगेट नहीं है, ये एनएक्स बी चाहे फर्स्ट कमिटमेंट हो सेकंड कमिटमेंट दोनों पे लागू हो रहा है, ठीक है। एनएक्स 1 में कमिटमेंट की कंट्रीज दे रखी है, कौन से हैं ये सारी, कौन सी कंट्रीज थी? सबकी सब डेवलप्ड कंट्रीज थी, इसमें से जापान, रशिया, आइसलैंड और न्यूजीलैंड निकल गया, और यूएसए ने कभी रेटिफाई ही नहीं करा। कोई कुछ भी नहीं किया। हाँ, यूएस ने रेटिफाई नहीं करा। अब क्या हुआ कि ये हो गया, अब ये हमें पता लग गया कि यहाँ कार्बन क्रेडिट के फाइनेंसिंग से चल रही थी ये सारी चीज़, ठीक है। ये कंट्रीज़ ने एक गलती कर दी, अगर ये रेटिफाई कर लेते तो ये ज़्यादा फायदे पे रहते। क्यों? क्योंकि हमने देखा ना कि डेवलपिंग कंट्रीज़ अपने टारगेट्स बेशक उन्होंने नहीं दिए, फिर भी वो ग्रीन एनर्जी को अडॉप्ट कर रहे थे और ये सारा काम कर रहे थे, है ना। जैसे दिल्ली मेट्रो है, उसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग लगाया और कार्बन क्रेडिट कमाए, ठीक है। बस ये प्रूव करना होता है कि हमारी जो ट्रेजेक्ट्री थी कार्बन एमिशन की थी वो ये, और हमने वो ट्रेजेक्ट्री कर ली ये, और जो गैप है उस पर कार्बन क्रेडिट मिल जाएगा, वो सर्टिफिकेट उठा के आप बेच सकते हो। इतने धड़ल्ले से डेवलपिंग कंट्रीज़ ने ये सब करना शुरू करा कि जो पूरी मार्केट थी कार्बन क्रेडिट की वो कोलैप्स हो गई, एकदम से कोलैप्स हो गई। मतलब ये अगर नहीं भी इसको रेटिफाई करते, ये एकदम कागज़ों के दाम पे वो कार्बन क्रेडिट खरीद सकते थे, ठीक है। इनके लिए तो चलो अच्छा होता, ठीक है, जिन्होंने रेटिफाई कर लिए उनके लिए भी अच्छा है। ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम किसके लिए? ये उनके लिए हुई जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में रह रहे हैं, कि उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं बचा इसको काम को करने का, अडेप्ट नहीं कर पाए। तो ये चीज़ देखने को मिली कि हाँ, फिर ये चीज़ देखने को मिली कि यूएस ने शुरू कर दिया, हाँ, ज़्यादातर जनरली वो करता है, जो कि भाई ये वाली जो कंट्रीज़ हैं, हमारी जैसी कंट्रीज़ हैं, ये तो टारगेट ले ही नहीं रहे, है ना। और इसलिए क्या हुआ कि नेक्स्ट एग्रीमेंट पे बात होना शुरू हो गई, ठीक है। कब से बात होना शुरू हो गई? जब क्योटो पे बात ही चल रही थी, ठीक है, 11-12 के आसपास पे ही ये बात होना शुरू हो गई कि हमें अब न्यू मैकेनिज्म चाहिए। हाँ, न्यू मैकेनिज्म नहीं, ये सारी फंड एक्चुअली पहले ही थी। मैं आपको अडेप्टेशन फंड एक सेकंड बता देता हूँ। तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर ही ये अडेप्टेशन फ़ंड आई है, ठीक है। और एक्चुअली 2-3 टाइप की फ़ंड है। अच्छा, ये चलो मैं एक चीज़ कर देता हूँ यहाँ पे कि ये तो चलो कार्बन क्रेडिट मैकेनिज़्म हो गया, एक और फाइनेंसिंग का मैकेनिज़्म आया
ये तो कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म हो गया, ठीक है। अब जो क्योटो के अंदर हमारे पास जो ओवरऑल मैकेनिज्म्स बन रहे हैं, दो टाइप के मैकेनिज्म बन रहे हैं। एक तो हो रहा है अडेप्टेशन और एक है मिटिगेशन। व्हाट इज अडेप्टेशन? कोई चीज़ आ गई है तो उसके लिए हाँ, उसके लिए बस अडेप्ट करना है टेक्नोलॉजी वो करना है, ये सारी चीज़ें। मिटिगेशन होने से पहले ही रोक देना है उस चीज़ का फंड, ठीक है। इस चीज़ के लिए मिटिगेशन के लिए हमारे पास दो फंड है। एक तो हम कहते हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड, ठीक है, एक ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, GFGCF, ठीक है। और अडेप्टेशन के लिए हमारे पास है अडेप्टेशन फंड फंड, ठीक है। दो फंड हमारे पास आए, ये दोनों ही एक्चुअली क्योटो से निकल कर आई हैं, ठीक है। इनको एज इट इज अडॉप्ट कर लिया है किसने? पेरिस एग्रीमेंट ने, ठीक है। ये हैं दोनों क्योटो की फंड्स, ठीक है। इसके ऊपर अडेप्टेशन फंड्स वगैरह के ऊपर एक सेकंड, कहाँ गई हमारी अडेप्टेशन फंड? हाँ, अडेप्टेशन फंड किस चीज़ के लिए थी? ये थी सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर लग रही थी मेनली, कि हम बेटर अडॉप्ट कर पाए इस चीज़ को, है ना। एडेप्टेशन फंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए थी, और ये कहा गया था कि अच्छा चलो ठीक है, इसके ऊपर इसमें लिखा नहीं है यार मैंने कि इसमें पैसा कितना आना था, यानी वो अडेप्टेशन के लिए पैसा दे नहीं रहे हैं। $100 बिलियन हर साल देने थे, ऐसा था ना? हाँ, वो एक्चुअली हाँ अडेप्टेशन के लिए पॉइंट ये है कि वो इसमें देना था या फिर एक सेकंड रुको, मेरे को एक बार चेक करना है। पेरिस एग्रीमेंट था ना? पेरिस एग्रीमेंट था। नहीं, वो क्लाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए था, ठीक है। वो एक्चुअली ये GCF के अंदर आ रहा था, तो ये था क्लाइमेट रिलेटेड, ये मिटिगेशन फंड्स के लिए था। अडेप्टेशन पे तो बात ही नहीं हो रही, इसमें टॉक ही नहीं हो रही, ठीक है। इसमें नेगोशिएशन नहीं हो रही, कोई कुछ दे ही नहीं रहा। हाँ, इसमें नेगोशिएशन ऑलमोस्ट स्टॉप्ड है। इसमें नेगोशिएट हो रहा है, नेगोशिएट हुआ क्या कि हमें $100 बिलियन एनुअली मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये मिल नहीं रहा। अभी शायद पिछले साल ही से इसकी बात हुई थी। अब तो US बाहर ही हो गया ना इससे, नहीं, यूरोपियन कंट्रीज से। हाँ। फिर भैया नाइजीरिया कह रहे थे कि मतलब तो डिवोर्स लेकर रहे हैं, हाँ, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बोला था कि 100 बिलियन देंगे अगले 5 साल में। बात तो हर साल की हुई थी, ठीक है। एनीवे आगे चलते हैं, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं वो कह रहा है कि ये सारा काम होना था, ठीक है, लेकिन अब क्या है कि नेगोशिएशन ब्रेक डाउन हो गई और इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हमें न्यू मैकेनिज्म की ज़रूरत है, ठीक है। और ये कहा कि भाई ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है ग्लोब, ठीक है। इनका क्या करना था, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, क्योंकि बाइंडिंग टारगेट कौन ले रहे थे? डेवलप्ड कंट्रीज़, और सारे जो ये बर्डन आ रहा है कि इस पर डेवलप्ड कंट्रीज़ पे आ रहा है। उन्होंने कहा वी नीड ए न्यू मैकेनिज्म जहाँ पे एक नया प्रिंसिपल आएगा, क्या? इट इज़ कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, बट डिफरेंशिएटेड। ठीक है, उन्होंने कहा कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है इवन डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट टेक टारगेट्स, डेवलपिंग को टारगेट लेना चाहिए, ठीक है। बट डिफरेंशिएटेड का मतलब है कि डेवलप्ड का टारगेट शुड बी ग्रेटर देन डेवलपिंग, है ना। कि अब खाली क्योटो वाली अपने कमिटमेंट्स ना बताएं,
है ना, सारी कंट्रीज बताएं कि वो क्या क्या देंगे, ठीक है। और ये जितने भी टारगेट्स होंगे, ये जितने भी टारगेट्स हों, ऐसा ना हो कि एग्रीमेंट में नेगोशिएशन हो और फिर उन कंट्रीज के ऊपर बाइंडिंग टारगेट डाल दिए जाए, आप इससे ज़्यादा नहीं करोगे, आप इससे ज़्यादा नहीं करोगे। ये सारे के सारे वॉलंटरी टारगेट्स होने चाहिए, ठीक है। और इन टारगेट्स को नाम दिया गया, हाँ, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, INDC, ठीक है। बाद में वो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस बन गए। इसमें भी हमने 2017 यस वो जो कुछ भी हमने करा है वो सब इंटेंडेड ये थी। प्लस इनको ये जो भी रिपोर्टिंग होती है, ये अपनी एक रिपोर्ट देते हैं, ठीक है। बाय एनुअल रिपोर्ट होती है, BORs, ठीक है, बाय एनुअल अपडेट रिपोर्ट, ऐसा करके कुछ होती है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, पेरिस एग्रीमेंट पे आपने जल्दी से। ठीक है, ये नोट हो गया, इसको हटा दो, ठीक है। तो अब हमें नए मैकेनिज्म की ज़रूरत थी। ये फंड्स को हम हटा देते हैं, फंड्स को रख लेते हैं, बाकी सब हटा देते हैं। ठीक है, तो 94 में ये बना, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। इसके जो टारगेट थे 2008 से लेकर 2020 तक के थे, है ना। फिर आता है पेरिस एग्रीमेंट, इसके बीच में 2015 में आते आते पेरिस एग्रीमेंट पे डील हो जाती है ना। पेरिस एग्रीमेंट क्या था, इस प्रिंसिपल के हिसाब से एक नया मैकेनिज्म है। इस प्रिंसिपल के हिसाब से सब ने टारगेट्स ले लिए, ठीक है। सब ने क्या टारगेट्स लिए, इन टारगेट्स का नाम क्या था, NDCs, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। इनको नाम दिया गया NDCs। अब जैसे इंडिया ने क्या NDC लिया था, डिटरमाइंड गोल्स भी तो बोलते हैं NDC, वो किसको बोलते हैं? इसको तो NDC ही बोलते हैं, खैर नहीं। SDG था, हाँ, ठीक है। तो पेरिस एग्रीमेंट के बारे में हम थोड़ा बहुत लिख लेते हैं कि 2016 में इंडिया ने साइन करा, इंडिया साइन इन 2016। वैसे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, रहने दो, ये सब मत लिखो इंडिया ने कब साइन करा। बस हम कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ले ली, ठीक है। फंडिंग, इसमें फंडिंग की बस बात करनी है कि ये नेगोशिएट हुआ है हमें, है ना, कि ये मिलेगी। तो ये वाली जो फंडिंग जो नेगोशिएट हुई थी, ये अडॉप्ट कर ली गई है यहाँ पर। क्या एक चीज़ तो ये ले ली, फिर $100 बिलियन एनुअली बाय क्या कहते हैं ये दीज कंट्रीज, है ना, ये डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। हम ये क्यों कह रहे हैं भाई तुम $100 बिलियन दो एनुअली, हम ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, वी विल अडॉप्ट दिस, ठीक है। और अडॉप्ट करने के लिए चलो आप कह रहे हो कि ये कर लो, ठीक है, या तो आप हमसे ये कह रहे हो कि हम भूखे मर जाएं, ठीक है, हम नीचे से कोयला ना निकालें, उसको ना जलाएं, तो क्या करें हम भूखे मर जाएं ना, ये तो नहीं हो सकता। हमने कहा या तो तुम ऐसा करो, हमें लोन दो, तुम लोन भी नहीं देते, ठीक है, हमारी क्रेडिट रेटिंग भी नीचे कर रखी है, अगर लोन दे भी देते हो तो फिर इंटरेस्ट ऐसा चूसते हो कि पता नहीं क्या है ना। या तो फिर हमें लोन दो, हम करते हैं अडॉप्ट, तुमसे बेटर अडॉप्ट करेंगे, ठीक है, और इस लोन को हम इंटरेस्ट समेत चुका देंगे, ज़्यादा इंटरेस्ट में मत देना, है ना। अब ज़्यादा इंटरेस्ट में मत देना, ये कैसे इंश्योर करेंगे, तुम $100 बिलियन एनुअली दो, हमें जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हमें लोन दो। अब तुम्हारे ऊपर जब ये प्रेशर होगा कि तुम लोन दो, तो अपने आप वो सस्ते में आएगी लोन, है ना। ज़्यादा पैसा हो गया, देना ही देना है, किसी को भी देना है, किसी भी इंटरेस्ट रेट पे देना, लो पकड़ो, हो गया ना अपने आप इंटरेस्ट रेट कम। हम ये कह रहे थे तुम अदाओ करो। हमारा मेन पॉइंट क्या था, हमारा मेन पॉइंट था आप सस्ते में पैसा तो दो, हम अडॉप्ट कर लेंगे, है ना। हम क्या करेंगे, ये जो मिटिगेशन वाली चीज़ है ये कर लेंगे,
ठीक है, आप बोल रहे हो कि हम क्या कहते हैं, ये हम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, हम भी सोलर पावर प्लांट लगाते हैं, पैसा दो। ठीक है, तो ये चीज़ इस सेंस में बोली गई थी। नेगोशिएशन क्या हुई थी, ठीक है, डेवलप ये, और इंडिया ने इस पूरी नेगोशिएशन को लीड करा था ऑन बिहाफ ऑफ ऑल अफ्रीकन कंट्रीज एंड ऑल द डेवलपिंग एशियन कंट्रीज। हाँ, ग्लोबल साउथ के उसमें हमने लीड करा था कि ठीक है हम करेंगे, तुम ऐसा पैसा दो, हम करते हैं। चाइना भी करता है, लीड करता है। दोनों के बीच में कंपटीशन है, इंडिया और चाइना के बीच में कि कौन ग्लोबल साउथ को लीड करेगा। हम ये कहते हैं अफ्रीका से, भाई हम उसी तरह रहते हैं जैसे तुम रहते हो, चाइना तो डेवलप्ड है, समझ लो, तो लूटता है तुमको। हाँ वो लूटता है तुमको, ठीक है। बट बड़ी बात क्या है, वो पैसा पकड़ाता है, ठीक है, हाई इंटरेस्ट रेट पे पकड़ाता है बेशक। तुमको समझ आ रहा है कि अब हाँ थोड़ा मामला खराब हो जाएगा। जो भी है, ज़रूरी नहीं है वो सबको पता है। भाई, तो वो पैसा चाहिए हर कंट्री को, और वो दे रहा है, वो तो भगवान है उनके लिए, आप समझ रहे हो। जब कैश ट्रैप्ड इकोनॉमीज हैं, वहाँ पे कोई आकर पैसा दे दे डेवलपमेंट के लिए, कि मान लो इंडिया अपनी दिल्ली मेट्रो नहीं बना पाता, एक बार बन गई हमारी इकोनॉमी, उससे कितनी बूम हुई। वो हम सारा, अगर उन्होंने तो चलो इंटरेस्ट नहीं लगाया, अगर उन्होंने इंटरेस्ट लगाया भी होता हमने पे कर दिया होता, आप समझ रहे हो। चाइना अगर उनको पैसा दे रहा है और वो इंटरेस्ट को पे भी कर पा रहे हैं ना, बहुत बड़ी चीज़ है, समझ रहे हैं। वो इतना पैसा दे देता है ना कि फिर वो पगला जाते हैं। ठीक है, से लोग तो ये था हमारा। अब यहाँ पे कार्बन प्राइसिंग किस तरीके से हैम्पर हुआ, अब ये देख लेते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे ना अब दो मैकेनिज़्म निकल कर आए, क्या कि एक मैकेनिज़्म मार्केट मैकेनिज़्म लिखो, ठीक है। यहाँ पे अब सारी बात ये हुई, मैंने ये बताया कि कार्बन की जो मार्केट थी, ठीक है, एक तो ये तो मैकेनिज़्म हो गया फंडिंग का, ठीक है। एक फंडिंग मैकेनिज़्म ये है, एंड सेकंड फंडिंग मैकेनिज़्म दैट वी नो ऑफ इज़ अ कार्बन क्रेडिट मार्केट। कार्बन credit. Point is, what about those countries which are not able to complete their target and they have to buy carbon credit certificate? What about that? समझ रहे हैं, उसका क्या करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे एक मैकेनिज्म होना चाहिए, ये कार्बन क्रेडिट की मार्केट ऐसे डिप नहीं कर जानी चाहिए, वरना तो कंट्रीज़ क्या कहेंगी कि कंट्रीज़ अपने टारगेट फुलफिल ही नहीं करेंगे, वो कहेंगे सस्ता पड़ रहा है, कार्बन क्रेडिट खरीद लेते हैं। आप समझ रहे हो, फिर तो कोई अपना टारगेट फुलफिल ही नहीं करेगा, तो डेंजरस सिचुएशन है। तो पेरिस एग्रीमेंट में इस चीज़ के ऊपर भी नेगोशिएशन हुआ, ठीक है। और एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट के अंदर क्या आया कि एक न्यू इंटरनेशनल मार्केट मैकेनिज्म होगा, ठीक है। इसमें इस मैकेनिज्म को कहा गया, ये नया मैकेनिज्म निकल कर आ रहा है, इसको कहते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म, SDM, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। क्योटो के अंदर जो मैकेनिज्म था ना कार्बन क्रेडिट का, उसको हम CDM कहते थे, ठीक है। ये कार्बन का मैकेनिज्म था, ठीक है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म कहते हैं, C फॉर क्लीन, ठीक है। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म, SDM, ठीक है। हमारे जो एम्स हैं उसी में चेंज है, क्या कि वहाँ प्योरली बात हो रही थी जल्दी से रिड्यूस करो, ठीक है। ये कह रहे हैं नहीं चलो सस्टेनेबली रिड्यूस करो, इतनी तेज़ी से हम नहीं कर सकते, इकोनॉमी ख़राब हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें होगा क्या कि इट विल बी सुपरवाइज्ड बाय COP। वो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म था ना, वो COP सुपरवाइज नहीं कर रही थी, इंडिपेंडेंट मार्केट थी। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म में सुपरवाइज्ड बाय COP। क्यों? क्योंकि अगर बीच में कार्बन मार्केट कोलैप्स जैसे हालात बन रहे हैं तो COP सही टाइम रहते कोई डिसीजन ले ले, है ना। अब ऐसा ना हो जाए कि ये मार्केट जो है वो कोलैप्स कर जाए, ठीक है। ये सब है, ये है मार्केट मैकेनिज्म। इसके अलावा एक नॉन मार्केट अप्रोच भी रखी गई है, ठीक है। नॉन मार्केट अप्रोच, ठीक है। बस इतना ही लिखो कि नॉन मार्केट अप्रोच इन्वॉल्व्ड टू, ऐसे करके कुछ लिख लो, ठीक है। कौन सी वाली है?
इसमें बस यही है कि मिटिगेशन, अडेप्टेशन फाइनेंस, ये दोनों फाइनेंस, ये दोनों नॉन मार्केट अप्रोच हम बोल रहे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। अगर कंट्रीज़ कार्बन क्रेडिट ठीक नहीं करना चाह रही हैं, ठीक है, उसकी जगह ये वाली चीज़ भी कर सकते हैं। एक्चुअली दोनों चीज़ें एक साथ करने हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बोला गया था, इनफैक्ट इस एग्रीमेंट में ही बोला गया है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी सबसे ज़रूरी है, ठीक है। मतलब क्यों? क्योंकि अदरवाइज़ क्या है, ये कंट्रीज़ कह रही हैं कि आप भी सोलर पावर प्लांट बनाओ, लगाओ, खरीदो, किससे? हमसे, है ना। ये तो भाई, ये तो सरासर ना इंसाफ़ी है ना। तो इसलिए कहा गया है कि भाई ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी करोगे तुम, ठीक है। इंडिया जैसी कंट्रीज सबसे आगे लाइन में लगी हुई थी, तुम ऐसा करो, ठीक है। हमने और इसी की साइडलाइंस में, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमने साइडलाइंस में एक मैकेनिज्म और कर दिया। क्या करा हमने? एक मैकेनिज्म और बनाया, COP से इंडिपेंडेंट, इंडिया और फ्रांस ने मिलके ग्लोबल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, है ना। क्यों? कि हम सोलर टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट करेंगे एंड रिसर्च करेंगे, और ये हम मिलके फ्रांस के साथ कर रहे हैं, ठीक है। कि अब ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है, हमें भीख ना मांगनी पड़े, हम अपने बनाना चाह रहे हैं। बेशक इसमें कुछ नहीं हो रहा है ना। अभी भी टेक्नोलॉजी सारी कहाँ से आ रही है? चाइना से, है ना। तो वो विदाउट अलायंस करके हमसे आ गया, है ना। हम अलायंस करने के बाद, फ्रांस जैसी कंट्रीज़ के साथ अलायंस करने के बाद वो उतना रिसर्च नहीं कर पा रहे, ठीक है। चलो, ये हो गया। फिर इट अलाउज, अच्छा हाँ, बस यही है, ये सारे हमारे मैकेनिज़म्स हो गए। अच्छा, अब इसमें कुछ चेंजेस आए हैं इन सारी चीज़ में। ये जो कार्बन की जो मार्केट थी ना, इसमें अकाउंटिंग रूल्स में कुछ चेंजेस आए हैं। इसे जो अकाउंटिंग रूल्स है ना, इसमें कुछ चेंजेस हैं। क्या कि एक प्रॉब्लम थी पहले कि अच्छा नहीं, ठीक है, अकाउंटिंग रूल में चेंजेस मत लिखो, ये एक्चुअली पहले भी था, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है। छोड़ो, शेयर ऑफ प्रोसीड ये सब ठीक है, छोड़ो, इसको हटा देते हैं। हम सीधे नेक्स्ट वाले इस पर आ जाते हैं। ये था हमारा पेरिस एग्रीमेंट, राइट। इसकी फ़ोटोग्राफ लेते हैं, नेक्स्ट उस पर चलते हैं। मैंने गलत चीज़ मिटा दी, यहाँ नहीं मिटाना था। चलो, अब एक चीज़ हमने देख ली, क्या 2008 से लेकर 20 तक क्या चीज़ चल रही थी? क्योटो, ठीक है। फिर 2020 ऑनवर्ड हमने पेरिस कर दिया। एग्रीमेंट बेशक कब हुआ है? 2015 में, ठीक है, पर इम्प्लीमेंट कब से हो रहा है? 2020 से। और फिर नेक्स्ट चीज़, व्हाट अबाउट बियॉन्ड द पेरिस एग्रीमेंट पीरियड, जो कि 2030 तक का पीरियड है ना। जब बियॉन्ड की बात करी हमने, तो सवाल आया न्यूट्रलिटी का, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, पेरिस एग्रीमेंट में जो हमारा एग्रीमेंट था, हमारा एम क्या था? ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव आपको पता क्या? कि जो ग्लोबल टेम्परेचर चेंज है उसको 1.5 डिग्री से नीचे रोकना है ना, एंड वेन बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, लेस देन 1.5 डिग्री सेल्सियस एंड वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा एम था। ये तो नहीं रुकने वाला। हेलो, अच्छा, किसके लिए?
अच्छा मैं अभी क्लास में हूँ, मैं 8-10 मिनट में करता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। तो अब इसके बाद क्या था कि भाई बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नेट न्यूट्रलिटी की तरफ चली गई, ठीक है? न्यूट्रलिटी की चीज़ें बताओ, ठीक है? तो न्यूट्रलिटी के पर आ जाते हैं, नेट न्यूट्रलिटी, नेट ज़ीरो एमिशंस, ठीक है? ऐसे तो सर वो भी नहीं दे रहे थे ना, हाँ गाड़ी वगैरह। हाँ, पैसा कोई नहीं देना चाह रहा। लोग दिखावा ही कर रहे थे कि हाँ क्लाइमेट में। देखो अब ऐसा करो, आप नेट न्यूट्रलिटी वाले, पहले तो नेट न्यूट्रलिटी होती क्या है कि आप जितना कार्बन एमिट कर रहे हो उतना सेक्वेस्टर कर रहे हो, ठीक है? आप ये बताओ कि ज़ीरो एमिशन कब करोगे, ठीक है? उस चीज़ की टारगेट है न्यूट्रलिटी। अब इसमें इंडिया ने 5 टारगेट्स लिए हैं, इसको पंचामृत टारगेट्स लिखो। ठीक है, इनमें से कुछ टारगेट्स जो थे वो 2000 मतलब इसमें ही ले लिए गए थे 2015 वाले पेरिस एग्रीमेंट में, ठीक है? कुछ को हमने और बेटर कर दिया है, ठीक है? पहले हम वो टारगेट लिखते हैं जो कि पहले ही ले लिए गए थे, ठीक है? क्या कि इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी बाय 2030, ये सब पंचामृत टारगेट फॉर 2030 है, ठीक है? पहला टारगेट है इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी हाँ, इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी हम 500 गीगावाट करेंगे। पहले जो टारगेट थे वो थे 450 गीगावाट, ये पेरिस के अंदर थे, ये पेरिस, ये ग्लासगो। कर दिया हाँ 450 से पहुंच चुका है ना सर हमारा, शायद नहीं, अभी नहीं पहुँचे, अभी नहीं पहुँचे, बट शायद पहुँच जाएंगे हम। अभी 250 कुछ थे ना, नहीं खाली 200 है अभी इंस्टॉल कैपेसिटी रूम में टोटल है क्या सर? कौन सी? टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी हाँ 450 है, 450 हमारे टोटल मिलाकर है, ठीक है? ये फर्स्ट टारगेट था। सेकंड टारगेट कि शेयर ऑफ एनर्जी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी 50%, ये हम करेंगे 50%, पहले था 40% बाय 2030। reduce emission intensity by GDP कितना? by 45%, ठीक है? ऑफ कंपेयर टू 2025 लेवल है। अभी की लेवल से सॉरी 2005 लेवल, 2005 के लेवल से हम जो एमिशन डिवाइडेड बाय जीडीपी है वो 45% रिड्यूस करेंगे, जो पहले बोला गया था कि हम 30 से 33% रिड्यूस करेंगे, पेरिस में ये बोला गया था। तो सर जो हम ये बोलते हैं कि हम पेरिस के टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं, अकेली कंट्री है जो कर रही है, हम उस ट्रैजेक्टरी पर हैं। सच में कर रहे हैं? हाँ
हम उस ट्रेजेक्टरी पर हैं। बट Actually- CO2 भी बढ़ रहा है, हाँ हमारी हीट भी बढ़ रही है, हाँ हाँ, ये तो उल्टा नहीं लग रहा? नेट न्यूट्रलिटी हम नहीं जा पाएंगे आसानी से। वो आपने बताया था ना मतलब कि हमारी GDP बढ़ रही है इसलिए रिफ्लेक्ट हो रहा है। हाँ नहीं, वो एकदम सही है, हमारा टारगेट है ना, हमने टारगेट ही कैसे लिया वो हमारी बात है, हमने कैसे टारगेट ले लिया। आप समझ रहे हैं, रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी का मतलब क्या है। देखो मान लो हम 2005 से स्टार्ट करते हैं, 2005 में मान लो हमारी जीडीपी कितनी थी, 2005 में हाँ 1 1 ट्रिलियन रही होगी, ठीक है। अभी कितनी हो गई है, 4 ट्रिलियन 4 है पक्का, हाँ, इस साल 4 से ऊपर निकल गई। 4 ट्रिलियन, ठीक है। 2030 तक कितनी पहुंच जाएगी, इस तक 8-9 ट्रिलियन आ जाता है। हाँ चलो 8 मान लेते हैं, डबल होना बहुत मुश्किल होता है 4-5 साल में, पर चलो डबल। Economy बहुत ज़्यादा होती है सर। हाँ क्योंकि हमारी इकॉनमी क्या है 7-8% से ग्रो कर रही है, डबल करना आसान नहीं है, ठीक है। 4 की कंपाउंडिंग जल्दी होगी ना सर। हाँ हो सकती है, पता नहीं, कह नहीं सकते कि हो पाएगी कि नहीं, फिलहाल के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देखते हुए बहुत आसान लग नहीं रहा, ठीक है। तो 8 तो नहीं, मेरे हिसाब से 6 साल मान लेते हैं, मान लो 6 मान लिया, ठीक है। 6 ट्रिलियन की हमारी 2030 तक हो गई, ठीक है। हम मान लो फॉसल फ्यूल, अब फॉसल फ्यूल का ग्राफ बना लेते हैं। हम फॉसल फ्यूल कितना यूज़ 2005 में कितना कर रहे होंगे, मान लो हम 100 गीगावाट निकाल रहे थे, ठीक है। अब हम कितना गीगावाट निकाल रहे हैं, कोल तो लगभग उसके कंपैरिजन में यूज़ हो रहा हुआ है ना। तो 2030 तक हम कितना एनर्जी यूज़ करेंगे, हम इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी 500 होगी, एक्चुअल यूटिलाइजेशन मान लो 350 हो रहा है, ठीक है। 30% कमी होता है क्योंकि रात में सूरज नहीं आता है ना, मान लो आधा होता है, 250 हो गया, 250, और ये हमारे टोटल का 50% होगा, 500 गीगावाट मान लो हम बना रहे हैं एनर्जी, ठीक है। कितने हुए, 500 गीगावाट, 500 गीगावाट। अब यहाँ बताना जरा एमिशन इंटेंसिटी कितनी थी, ये 1 ट्रिलियन बाय 100 ये था हमारी एमिशन इंटेंसिटी, इतनी थी है ना। 1 एक सेकंड उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है। कितना, एमिशन बाय जीडीपी की बात हो रही है, ये 100 बाय कितना था, 1 ट्रिलियन, ये था 2005, ठीक है। कितनी एमिशन इंटेंसिटी निकली, 100, ठीक है। ट्रिलियन हटा दिया, मान लो 100 यूनिट समथिंग निकली। अब यहाँ पे हम कितना, ये तो है ओवरऑल हमारा एनर्जी प्रोडक्शन है, हम एमिशन की बात कर रहे हैं, एमिशन 250 ही करेंगे, उसका आधा है ना, 250 डिवाइड बाय कितने ट्रिलियन की इकॉनमी हो गई 2030 तक, 6 ट्रिलियन, ठीक है। ये रेशियो कितना बैठा, तो बहुत कम बैठा, 0.4 समथिंग बैठा, 0.45 समथिंग। आप समझ रहे हैं, हमने अपने आप, सॉरी 45 समथिंग बैठा, 45 समथिंग बैठा, हम 100 से 45 की तरफ आ रहे हैं। ऑटोमेटिकली हमने एमिशन इंटेंसिटी कितनी रिड्यूस कर ली, हमने 55% कर ली, 45 तो हमने गलत टारगेट ले लिया। हमने ये सोचते हुए ले लिया कि भाई हम ऐसा है ना फॉसल फ्यूल हद से ज़्यादा बर्न करेंगे, ठीक है। लेट्स नॉट स्टॉप आवरसेल्व्स, जितना हम कर सकते हैं उतना करेंगे, और धड़ल्ले से हम रिन्यूएबल कैपेसिटी उसको कवर करने के लिए रिन्यूएबल कैपेसिटी भी हम इंस्टॉल कर देंगे, दिखाने के लिए। दिखावा करेंगे, नहीं दिखाने के लिए नहीं, एक्चुअली हम प्रोड्यूस करेंगे उसको, यूज़ भी करेंगे। देखो आज के समय में आपको बता दे रहा हूँ, कोल ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, हाँ। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली अपनी कॉस्ट बचाना चाह रहे हैं। बट सर कोल भी तो हम 75 तक जाके कम करेंगे, जितना भी करें, आप समझ रहे हो कोल अभी भी ज़्यादा है, ठीक है। कोल वैसे सस्ता है, अच्छा खासा सस्ता है, बाकी फॉसल फ्यूल के कंपैरिजन में, पेट्रोलियम वगैरह के कंपैरिजन में सोलर एनर्जी बहुत सस्ती है। पैनल्स भी सस्ते आ रहे हैं सर, पैनल्स भी अब सस्ते आ रहे हैं, होते ही जा रहे हैं, और हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं उसको, हाँ पैनल्स शायद बन रहे हैं हमारे यहाँ पे। हाँ। इनफैक्ट यूएस चाहे ना चाहे, वो नहीं भी चाहेगा ना, तो वो चाहे जितना ड्रिल बेबी ड्रिल कर ले, उसने सोलर पैनल इंस्टॉल करने हैं। क्यों, वहाँ की जो जनता है वो भी परेशान है बिल दे के इलेक्ट्रिसिटी का। वो उनके तो बड़े बड़े घर होते हैं, स्टेट्स में होते हैं घर, तो उनके वो उठाकर अपने एक छत पे अगर सोलर पैनल लगा देंगे पूरा घर चल जाएगा। वो इमैनुअल मैक्रोन बोल रहा था ना, ये ऐसे बोल रहा था, प्लग बेबी प्लग, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। हाँ
ट्रम्प ड्रिल के लिए कह रहा था। हाँ वो कह रहा था हम रिन्यूअल पे जाएंगे। हाँ, और क्या। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा टारगेट हो गया। चौथा टारगेट लिखो। तो ये ऑटोमेटिकली हम कर लेंगे, इसलिए हम क्या है कि ये कर रहे हैं। हम तो बहुत तेज़ी से रिन्यूएबल इतनी तेज़ी से इंस्टॉल कर रहे हैं, क्यों? उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा है। कोई नया कोल का प्लांट बनाएगा उससे ज़्यादा सस्ता ये पड़ रहा है, क्यों नहीं करेंगे हम तो खाली ये देख रहे हैं। फिर टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन हम कम करेंगे। टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन इसमें हमने पेरिस में कोई टारगेट नहीं लिया था, यहाँ पे हम कम कर रहे हैं 1 बिलियन टन ये रिड्यूस होगा, रिडक्शन। यहाँ पे कोई टारगेट नहीं था पेरिस में, इसलिए हाँ। फिर भी टोटल प्रोजेक्टेड का हम कम करेंगे 1 बिलियन। आप समझ रहे हैं, हमारा प्रोजेक्शन ऐसे जा रहा है, हम कह रहे हैं नहीं हम ये नहीं करेंगे, हम इतना कम करेंगे, जैसे भी करेंगे। हम कह रहे हैं कि प्रोजेक्टेड हमारा जो भी जा रहा था उससे ज़्यादा तेज़ी से हम सोलर पावर प्लांट बनाएंगे। और बोलो, है ना? बस एमिशन तो वहीं से हो रहे हैं। हम कोयला और खोदेंगे नहीं, स्टील वैसे ही सस्ता होने वाला है, कम कर देंगे माइनिंग से। हाँ चलो, फाइनल पॉइंट, आखिरी पॉइंट लिखो कि हम नेट ज़ीरो, नेट न्यूट्रलिटी, नेट ज़ीरो कब करेंगे? 2070। पहले हमने इसके बारे में कुछ नहीं बोला था, सबसे लेट हम करेंगे। ठीक है, जो यूएस वगैरह है 2040 की बात कर रहे हैं, यूएस एंड डेवलप्ड कंट्री कब करेंगे? 2040 से लेकर 50 के बीच में। ठीक है, चाइना एंड अफ्रीका करेंगे 2060 में, इंडिया करेगा 2070 में। हमने एग्रीमेंट पे साइन कर दिया, उन्होंने भी कर दिया है। यस, इनको तो हमसे लेट जाना चाहिए ना। हाँ लेट जाना चाहिए था, 80-90 बोलना चाहिए, 80-90 बोलना चाहिए था, नहीं बोला। हमने कहा हम करेंगे 2070 में, मत बोलना उससे पहले कुछ। उससे पहले एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन सब कर देंगे, जो हमें करना है हम कर देंगे। वो था ना एक, क्या था ये, किसकी थी ये? कबीर की थी, किसी नहीं, रैदास की थी शायद। हम घर चालो अपना लियो मराड़ा हाथ, अब घर चालो ताश को जो चले हमारे साथ। पहले हमने अपना घर चला लिया, अब हम उसका चलाएंगे जो हमारे साथ चल रहा है। वो उस सेंस में था कि पहले तो हमने क्या करा। अच्छा, एक चीज़, एक टारगेट हमने यहाँ पे नहीं लिया है कि हम एक ना इसके अंदर एक चीज़ और करने वाले थे, जिसमें कि जो कि हमने बड़ी चालाकी से यहाँ से हटा लिया एक टारगेट जो कि पेरिस में दिया था, और ये कम्प्लीटली वॉलंटरी था। हमने इसके ऊपर कोई वो नहीं करा था कि हम कर भी पाएंगे कि नहीं। हमने कहा था कि हम 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन का कार्बन सिंक बनाएंगे, इतने फॉरेस्ट लगाएंगे। ठीक है, ये हमने ग्लासगो में बोला ही नहीं। तो ये हमने कहा सिंक लगाना है, सिंक लगा के न्यूट्रलिटी आएगी, न्यूट्रलिटी हम ले आएंगे। छोड़ो, हमसे मत बोलो कितने सिंक लगा कर आएगी। फॉरेस्ट हम नहीं बना रहे, हम कुछ करेंगे। ठीक है, अभी मत बोलो कैसे करेंगे। हो सकता है हम ये बोले सारे किसानों को कि लो तुमको यूरिया देते हैं, तुम शुगर केन उगाओ दुनिया के लिए, इससे ज़्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता नहीं किसी चीज़ से। इथेनॉल बनाएंगे हम, दुनिया को इथेनॉल बना कर पिलाएंगे। लोग पेट्रोल ख़त्म करो, है ना। हो सकता है ऐसे करें, हमें नहीं पता ये कैसे करेंगे, हम ये करना चाह रहे हैं अब। ठीक है, बस। हाँ, तो क्या था कि हम ये कह रहे थे ना कि पहले वो जो इन्होंने जो ये लाइनें बोली थी, किस चीज़ को बोली थी, हम घर जा लो अपना, कि भाई मान लो एक बंदा है जो संन्यास ले लिया दुनिया से। ठीक है, दुनिया से अलग हो गया, क्यों? उस मोह माया को त्याग दिया। ठीक है,
बाबा बन गया, मान लो संगम में घूम रहा है, ठीक है, कि मैंने तो अपना घर जला दिया अपने हाथ में एक मशाल लेके, ठीक है, अब मेरे से कोई शिक्षा दीक्षा लो, फिर तुम अपना घर जलाना। सबको सन्यासी बनाएगा। सबको सन्यासी बनाऊंगा मैं। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये था हमारे, ये सारी चीज़ें जो अभी तक हुई क्लाइमेट से रिलेटेड, ठीक है। ये क्या है कि आईआर में भी आपके काम आएंगी, यहाँ भी काम आएंगी, धड़ल्ले से इस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा पढ़ के रखो इस चीज़ को, जब भी इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आए इस स्ट्रक्चर में नोट करके रखना, ठीक है। चलो ठीक है, यही बंद करते हैं आज की क्लास। इसको बंद करो।